बहुत लंबे समय तक मैंने समाजशास्त्र पढ़ाया है और लगभग 15-20 साल से बच्चों की एक्टिविटीज को पढ़ने, लिखने, जीने, सहने, बोलने और उन बच्चों का सामाजिकरण करने से हम लोग जुड़े हुए हैं। आप सब माताएं बहनें हैं, सृजन की पालनहार हैं, हम सभी जानते हैं अपने बच्चे को। जितना माता जान सकती है, पिता कम जानता है। पिता के पास बाहर की दुनिया भी जिंदगी की जिम्मेदारी है, आपकी घर की अपनी जिम्मेदारी है। तो इसलिए आप जितना बच्चे को समझ सकती हैं उतना बाहर वाला नहीं समझ सकता। कई बार हम बैंकों में कहते हैं कि केवाईसी भरना है और केवाईसी आपका नहीं भरा गया तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। यही बात होती है ना केवाईसी की। हाँ जी, केवाईसी का मतलब नो बिल्कुल। योर कस्टमर। तो अगर हम उसको कह दें नो योर चाइल्ड, है वो भी केवाईसी। परिवारों में हमने भरा नहीं है, हमने भरना छोड़ दिया है क्योंकि हमने अपने बच्चों को जानना समझना बंद कर दिया है। और इस समय बहस लंबे समय से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को लेकर जबरदस्त अभी भी चल रही, दुनिया में चल रही। हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनवायरनमेंट, सोसाइटी ज्यादा इंपॉर्टेंट? जब हम अभिमन्यु की बात करते हैं कि उसने चक्रव्यूह में प्रवेश करना गर्भ में सीखा, हेरिडिटी की बात। माता पिता कहानी सुनाते सुनाते सो गए तो चक्रव्यूह से बाहर निकलना ही बंद हो गया, उसने प्रवेश करना सीख लिया। ये बहुत बड़ा सीख है, बहुत बड़ा एक मॉडल है हमारा। बच्चे को जन्म देने, प्री नेटल पोस्ट नेटल अंग्रेजी में उसे कहने लगे, जन्म से पहले और जन्म के बाद। लेकिन जन्म के बाद की चिंता तो हमने कर दी, पहले ही नहीं कर दी। जन्म से पहले की चिंता हमने करनी छोड़ दी है और हम केवल बच्चा गर्भ में कैसे पलेगा, उसको कैसे बाहरी तत्वों से, बाहरी पोषण से, बाहरी दवाइयों से कैसे संभाला, नया सेवा क्षेत्र का नया जो क्षितिज है उसमें ये चिंता ज्यादा है। इसलिए वो अब चीजें एकदम जो 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 बायोलॉजिकल सिस्टम है बच्चे का वो एकदम चेंज है। अब से 40-50 साल पहले जब हम लोगों ने जन्म लिया था तब की बात समझिए और अब की बात समझिए, बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए बच्चे को हर कालखंड में, बदलते कालखंड में नई आवश्यकताओं के अनुसार बच्चे को समझना पड़ेगा। जिस बच्चे को आपने पहली लहर में समझा था वो एकदम पलट गया सारा का सारा दूसरी लहर में आते ही, और तीसरी लहर आने वाली है, भयभीत है इसको लेकर। तीनों कालखंड फर्क है। पहली बात तो ये समझने की आवश्यकता है कि माँ बच्चे के जन्म से पूर्व जिस प्रकार की सोच, जिस प्रकार का चिंतन, खान पान उसका आंतरिक रूप से रहता है, उसका सीधा प्रभाव रक्त वाहिनियों के द्वारा बच्चे पर पड़ता है। ये उसकी हेरिडिटी, यानी जो बायोलॉजिकल सिस्टम हमें ट्रांसफर होता है वो सीधा हमारा बायोलॉजिकल है। और जो समाज के संपर्क में आने के बाद प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के माध्यम से वो बच्चा इंटरलाइज करता है, आत्मसात करता है, उसका सामाजिकरण। दोनों के रोल को हम मना नहीं कर सकते। जब कोरोना में बच्चों की सुरक्षा को जानना है तो सुरक्षा आप सभी जानते हैं, जो आजकल खूब प्लेटफॉर्म पर भी है, योगा के माध्यम से भी है, इम्यूनिटी के माध्यम से भी है, खान पान के माध्यम से भी है, रसोई के माध्यम से भी है, खूब आ रही टेलीविजन पर, समाचार पत्र, उसके लिए आप अवगत हैं। लेकिन मेरा जो केवल इसमें कहना है वो कहना यह है कि अगर आपको बच्चे को जानना और समझना है तो आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसके साथ अपने आप को भी जानना समझना पड़ेगा। माता जब बच्चे को जन्म देती है तो माता के पिता के उस टोटल बिहेवियर का परिणाम बच्चे के व्यक्तित्व पर होता है। ये जानने समझने। आप देखिए, हम पढ़ाई लिखाई एक जैसी करते हैं, बाहर का वातावरण भी एक ही है, बाजार भी एक जैसा ही है, सोशल मीडिया भी वही है, लेकिन बच्चा फर्क है, उसका स्वभाव फर्क है, उसकी चिंता अलग है, उसका फ्रस्ट्रेशन अलग है, उसके सोच के तौर तरीके अलग हैं, उसका बिहेवियर पैटर्न अलग है। वो इसलिए अलग है तो हमने बच्चे को जन्म देने से जो प्रीनेटल अवस्थाएं थी उसको चीजों, उसके प्रभाव को रिड्यूस करने के लिए हमने बाहर समाज का बच्चे का संपर्क टूट गया है। वो टूटना मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे क्योंकि परिवारों के स्वरूप बदल गए। ज्वाइंट फैमिली में 30 साल बच्चों पारिवारिक सदस्यों के बीच में जब रहता है तो बच्चे में उसी प्रकार की सामूहिकता, उसी प्रकार की कलेक्टिविटी, कम्युनिटी ओरिएंटेड एटीट्यूड डेवलप होता है। लेकिन वो बच्चा जैसे जैसे न्यूक्लियर में आ जाता है, उस न्यूक्लियर में केवल माँ बाप बचते हैं, और माँ बाप भी ऐसे हैं जो सेवा उन्मुख है।
घर से बाहर चले जाते हैं, बच्चा स्कूल चला जाता है, नहीं है तो बच्चा क्रेचेस में रहता है। बच्चा आता है घर में, बच्चा कई बार आया, उसको भोजन गर्म करके देती है, सामान देती है, बच्चा थोड़ा 10-12 साल का हो गया तो अपने आप ही गर्म। शाम को माँ बाप आते हैं तो तब तक बच्चा अकेला रहता है, क्या करता नहीं समझ पाता। इसलिए बच्चे को जानने की, अगर बच्चे की सुरक्षा चाहते हैं तो बच्चे के उन मनोवैज्ञानिक तत्वों को जानना और समझना पड़ेगा कि बच्चे के स्वभाव में जो गुण हमसे ट्रांसफर हुए हैं, उसकी जो निगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में कैसे बदला जाए। माँ बहुत चिंतित रहती है, आप देखे ना, माँ बहुत गुस्सा होती है, जल्दी गुस्सा होकर बैठ जाती है, खान पान का उसका बिहेवियर अलग है, परिवार में तमाम अगर संघर्ष रहता है, चिंता रहती है, फ्रस्ट्रेशन रहता है, ये सारी चीजें बच्चा इंटरलाइज करता है, गर्भ से ही सीख कर आता है, और ये सारे एकदम उसके बाहर जन्म लेते सारे गुण उसको घेर लेते हैं। तो इसका इलाज क्या है? कई बार ये होता है भाई, इसकी फिजिकल सिस्टम और सोशल सिस्टम के बीच में बड़ा अंतर पैदा हो जाए। 2-3 साल का हुआ बच्चा आपने स्कूल में भेज दिया, नहीं डे बोर्डिंग में भेज दिया, बच्चे के तनाव शुरू हो गया, बच्चे की स्कूल शुरू हो गई। हमने सोचा था कि शायद ऑनलाइन के माध्यम से बढ़िया पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन दिन भर हमारी पोती कहती कि बाबा फुर्सत ही नहीं मिलती मुझे, तो शाम को आपसे बात ही क्या करूं मैं। कभी दिन भर उसकी क्राफ्ट है, कभी साइंस है, कभी क्विज शुरू हो गई, वो क्विज में भी उसको स्टेट लेवल का और डिस्ट्रिक्ट लेवल का और इंडिया लेवल का कंपटीशन शुरू हो गया। उसके पास, बच्चे के पास वक्त नहीं है, अपने माँ बाप से बात करने का वक्त नहीं है, क्योंकि वो बहुत बढ़िया विद्यालय में पढ़ रहा है, उसमें भी एक इंटरनल जबरदस्त कट थ्रोट कंपटीशन शुरू हो गया। बच्चे को कहना शुरू कर दिया आपका बच्चा सर्वश्रेष्ठ है, बच्चे का एक मॉडल बन गया। अब बच्चा उससे नीचे ना आने के लिए और ज्यादा मेहनत करता है, और ज्यादा पढ़ता है, थक जाता है, सो जाता है, बातचीत नहीं होती। सुरक्षा कहां से होगी? सबसे पहली मानसिक सुरक्षा है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर बस मानसिक शांति दे दे, दुनिया की शांति मैं अपने आप ले लूंगा। तो सोचने का, चिंतन का, चारों तरफ से दबाव आपके मस्तिष्क में रहेगा, तो आप किस प्रकार से शांति के स्तर पर कैसे सकारात्मक रूप से आप सोच पाएंगे। तो बच्चे को संपर्क देने की आवश्यकता है, बच्चे के साथ बैठने की आवश्यकता है। और ऐसा माहौल, पहले माहौल में आपने देखा कि बच्चा परिवार में रह रहा है, बच्चे से डायलॉग बढ़ गया है, पुरानी और नई पीढ़ी के बीच में डायलॉग हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन है, हम जा नहीं रहे, हमारी रसोई बढ़िया हो गई, रसोई हमारी आयुर्वेद का बहुत बड़ा केंद्र बन गई है, इंटरनेट का बहुत बड़ा केंद्र और प्रयोगशाला बन गई है, और तमाम टेलीविजन भी है, तो तमाम डिमांड उठी, तो हम लोग रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं। अगर ये सब कुछ था तो दूसरी लहर में कहाँ भाग गया सारा, ये सब खत्म हो गया, इनसिक्योरिटी शुरू हो गई। जब बच्चा वही है, टेलीविजन भी वही है, सोशल मीडिया भी वही है, रसोई भी वही है, परिवार की जोत भी वही है, भय का स्वरूप एक नया है। इसलिए पहली लहर में सीनियर सिटीजन ज्यादा प्रभावित हुए, वर्तमान में यूथ ज्यादा प्रभावित हुए, और तीसरी लहर जिसका जिसका भय सता रहा है, उसमें बच्चों को प्रभावित होने की संभावनाएं ज्यादा लग रही है। बच्चे की सुरक्षा के लिए जानने की आवश्यकता है। अब हम वर्तमान में कह रहे हैं, सबने कह दिया कि पिछली बार कह रहे थे टेलीविजन में रामायण देखो, महाभारत में तो खूब डिबेट आ रही है, लेकिन कोरोना कम था, कोरोना का भय ज्यादा था, बाहरी तौर पर परिवार में इतना भय नहीं था। अब इस समय वो भय परिवार में प्रवेश कर गया, क्योंकि आस पड़ोस के बीमार होने लगे, समाप्त होने लगे, समाप्त खत्म हो गए, ऑक्सीजन नहीं मिली लोगों को, बेड नहीं मिले लोगों को, जिस प्रकार की चर्चा आई है नहीं, अपने शमशान में जाने के लिए लकड़ियां नहीं मिली, ये चारों तरफ का भय प्रभावित तो करता ही है चारों तरफ से, और परिवार भयभीत है। गोलियां रख ली दवाई के, सिलेंडर हो जाए किसी तरीके से घर में, बाकी सामान ऐसा हो जाए, रात को अगर नींद आनी बंद हो गई लोगों को, बच्चों को भी नींद आनी बंद हो गई, बच्चों में तमाम मेंटल सिकनेस शुरू हो गई है, पढ़ाई लिखाई ऑनलाइन करते करते साल भर बीत गया उसे, तमाम प्रकार से वो एडिक्ट तो हुआ ही है, लेकिन वो तनाव में भी आ गया। क्यों तनाव में आया? इसलिए कि स्कूल बंद थे, प्ले ग्राउंड बंद थे, फेस टू फेस कांटेक्ट बंद था, कभी भी पढ़ाई का मॉडल
सीखता है, आपस में तालमेल करना भी सीखता है, समायोजन सीखता है। ये परिवार के उन्हीं बार-बार टकराते, 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 टकराते हम परेशान, परिवार भी परेशान हो गया, बच्चा भी साथी है, वो साथी अभी या तो इंटरनेट पर है, इंटरनेट की एक सीमा है, लिमिटेड है। उसको अगर आप बहुत ज्यादा देर तक प्रयोग करोगे तो निश्चित तौर पर आपकी नींद, सामान्य तौर पर हम लोगों की नींद ही खत्म हो जाती है, रात को 11-12 बज जाते हैं, तो लोड करते करते सोशल मीडिया पर अपनी तमाम पूरे प्रदेश। बच्चे की स्थिति तो और, उसके तंतु तो और ज्यादा पला है। तो हमें देखने की आवश्यकता ये है कि सबसे पहले अपने बच्चों को जानने की कोशिश करें कि बच्चे का स्वभाव क्या है। और जो बच्चे अभी साल, 2 साल, 3 साल के हुए हैं, उन्हें 1-1.5 साल तो कोरोना में लिपटते लिपटते हो गया। ऐसे बच्चे व्यवहार से सीख रहे हैं। ऐसे बच्चे आप ना भी सिखाओ तो जो माँ परेशान है, पिता कह रहा है ऑक्सीजन के सिलेंडर रख लो, दवाई ला के रख लो, दवाई नहीं मिल रही, छोटी छोटी दवाइयां नहीं मिल रही, कालपोल नहीं मिल रही, और तमाम ऐसी कौन सी फ्लू टेबलेट आती, वो फ्लू टेबलेट नहीं मिल रही किसी प्रकार से, ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहा है नापने का, और थर्मामीटर नहीं मिल रहा। क्या होगा रात को? ऑक्सीजन का आधा लेवल तो इसी बात को लेकर डाउन हो गया हमारा, तमाम लोग तो इसी मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार हो गए, घर जाना पड़ा। यानी अभी भी आप देखिए, एक तनाव सामान्य रहता है। जैसे मुझे पता है कि मैं बाहर से लौटा भी 3 बजे, मेरा तनाव ये है कि मुझे 5 बजे बैठना है अभी, क्योंकि वायदा कर दिया है मैंने। एक तनाव है, ऊपर चढ़ के आया तो धड़कन सीने की बढ़ गई एकदम। लेकिन जहां चारों तरफ ये सामान्य तनाव हमें काम करने की ताकत देता है। जैसे हमें ट्रेन पकड़नी है 6 बजे की, तो 4 बजे उठेंगे, तनाव नहीं होगा तो गाड़ी नहीं पकड़ सकते आप, लेकिन वो पॉजिटिव टेंशन है। लेकिन वो टेंशन अगर हमें पसीने में भिगा देता है, हमारी धड़कन बढ़ा देता है, हमें परेशान कर देता है, तो इसका मतलब वो टेंशन हमारा निगेटिव की तरफ जा रहा है। इसी प्रकार से बच्चे पर भी इसी प्रकार के तमाम प्रकार के नकारात्मक प्रभाव है, जिसकी चर्चा हो रही है। पढ़ाई तो एक तरफ चली गई, पढ़ाई तो बंद कर दी ना सरकार ने भी, कह दिया बिल्कुल बंद कर दो, कोई पढ़ाई नहीं, कोई होमवर्क नहीं, किसी प्रकार का भी। तो लेकिन वो जो कोरोना का प्रभाव चारों तरफ का वातावरण है, हम जैसे लोगों ने जो तार्किक दृष्टिकोण रखते हैं, सही बताते हैं आपको, टेलीविजन बंद कर दिया। या तो बच्चों के डांस के कार्यक्रम मैंने बंद करो, समाचार कोई नहीं देखे। समाचार के तमाम 15-20 दिन, 1 महीना तो इतना आक्रामक समाचार थे, तो उनको पढ़ के आधे हट की धड़कन बढ़ जाती। मैंने कहा यार हमारे साथ हो गया तो क्या होगा ये। अब एक नया ब्लैक फंगस आ गया, येलो फंगस आ गया, येलो व्हाइट फंगस आ गया। अब आप नए तरीके, जरा सी भी गले में प्रॉब्लम हुई, मैंने कहा यार देखो कहीं ऐसा तो नहीं नाक बंद हो रही हो, कभी स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही, सामान लाओ भाई। हर आदमी इसी को सूंघ रहा कि विक्स लाओ भाई, खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही, ये सामान लाओ भाई, खुशबू आ रही है। ये तो रूटीन की प्रक्रिया, आपको जुकाम हुई तो 4 दिन आपको खुशबू नहीं आएगी। लेकिन कोरोना का इतना भय, तो बच्चों को क्या हाल होगा आप समझिए। जब माँ बाप खुद मैच्योर परेशान है, तो बच्चे के तंतु जो देखकर सीख रहा है कि मेरे माँ बाप परेशान है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बाजार से सामान नहीं मिल रहा, दवाइयां कोई नहीं मिल रही, या घर में मान लिया थोड़ी बहुत बीमारी है, उसी की दवाइयां नहीं मिल रही आगे, तो आप कैसे क्या करें। ये चारों तरफ का वातावरण, इसलिए चर्चा करना जरूरी है कि ये सब चारों तरफ के जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है समाज का, उसको बच्चा ग्रहण करता है और ज्यादा गंभीरता से लेता है हर बात को। इसलिए कहते हैं ना, माँ बाप को प्रेम से रहना चाहिए, अच्छी बातें करना चाहिए, सकारात्मक बातें करना चाहिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, अच्छी कोई बातें हंसी में भी डाल देनी चाहिए। ये बातें क्यों करते हैं हम? क्योंकि हेरिडिटी को एनवायरमेंट कैप्चर करता है, और जब एनवायरमेंट कैप्चर करता है तो हेरिडिटी बैकग्राउंड में आ जाती है। मान लिया, मैंने कई मेरे मित्र डॉक्टर हैं, अब वो इतनी, उनको जरा सी बात को लेकर इतनी एंजाइटी हो जाती है, एकदम से वो पता चला नेल बाइट करने लगते हैं। अब जब उनका बच्चा बड़ा हुआ तो मैंने देखा वो उससे भी ज्यादा चिंता करता है, तमाम उसको एडमिशन कराए, बंगलौर एमबीए, लेकिन वो परीक्षा का इतना हवा उसके ऊपर होने लगा, इतना हैवी हो गया कि वो आखिरकार कोई कोर्स पूरा नहीं कर पाया। उसको अपने ही डॉक्टर साहब ने मेडिकल की क्या है, आखिर इतने बड़े डॉक्टर, एमबीबीएस, एमडी करे हुए, और उस बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे, इसलिए उन्होंने जानने की कोशिश नहीं करी। उससे कहते हैं साहब इसे एंजाइटी बड़ी जल्दी हो जाती है। मैंने डॉक्टर साहब मैं तो आपको देखता हूँ, आपको देखते ही एकदम चिंता हो जाती है। अभी कहीं जाना है, अब मैं आ रहा हूँ आपके पास में, आप घबरा के बैठ के, यार पता पेशेंट को छोड़ूंगा इधर, मैं आपसे बात करूंगा, आपको कहीं पेशेंट करे, मैं पेशेंट देखने जाना ही बंद कर दिया कि मुझे इतनी एंजाइटी हो जाती है कि यार पेशेंट को ये हो गया, ये हो गया। तो मैंने कहा आपका डॉक्टर का प्रोफेशन नहीं है, और प्रोफेशन पकड़ देते तो ज्यादा बढ़िया। क्या है, समझना पड़ेगा।
हमारे सारे पेरेंट्स, हमारी माताएं, हमारी बहनें सबसे पहले उस बच्चे को जानने की कोशिश करें अगर उसकी सुरक्षा चाहते हैं। भाई हम सारी भी उसकी इम्यूनिटी के लिए सारा सामान भी दे रहे हैं, काढ़े भी पिला रहे हैं, सब्जियां भी ठीक दे रहे हैं, खान पान का सामान भी ठीक है, बच्चा सुधर तो नहीं रहा ना, चिंता बराबर सता रही है, क्योंकि हमने उस कारणों को जानने की कोशिश नहीं करी उस तरीके की। तभी कह रहे हैं ना, सकारात्मक सोचिए, अच्छी बात करिए उसको, ताकि हम उसको उस डाल दें। ये हम छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, 3-4 साल का है, अभी देख रहा है, भयभीत है, और चारों तरफ की जो 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 परेशानियां महसूस, और परिवार आप जहां सब कोरोना पॉजिटिव हो गए। मेरे परिवार में बच्चा मेरा इंजीनियर है, उसकी पता IIT रुड़की में पढ़ा थी, अभी बच्चा 4-5 महीने का है, बेटा BHL में कोरोना पॉजिटिव हो गया, ठीक है, वो ठीक होना हो 10-12 दिन में उसकी पत्नी को बुखार आ गया। अब हम परेशान कि वो मदर फीड कैसे कराया उस बच्चे को। लड़की उसकी 7 साल की है, बच्चा 5 महीने का है। कितना तनाव हम लोगों ने झेला है, इस बात का अंदाजा नहीं लगा सके। फिर सारे डॉक्टर चूंकि मित्र हैं, उनसे सबसे पूछा पेडियाट्रिशियन का, भैया बताओ डॉक्टर साहब क्या करें, कैसे करें। उन्होंने कहा नहीं साहब, माता को चारों तरफ से लपेट दीजिए बिल्कुल, बच्चे से सांस न मिले बिल्कुल, और लपेट के फीड कराएं उसकी। और जरा सा भी अगर बच्चे को आप समझिए 5 महीने के उसके अगर हो जाता तो क्या हाल होता, कैसे कैसे बचाया है, कैसा नहीं। हम ट्रॉमा से गुजरे हैं, उसको बुला सकते नहीं, हम जा सकते नहीं हरिद्वार, हमारे पास रहने की जगह भी है जो 2-4-5 कमरे हैं, कैसे रखें, कैसे लाएं उनको यहाँ उत्तराखंड में। तो ये हम जैसे पढ़े लिखे परिवारों की स्थिति है, जो मध्यम वर्गीय है बताए, जिनके पास संसाधन कम है, और लोअर मिडिल की समझ लीजिए, तो उनकी कहाँ इम्यूनिटी और कहाँ खान पान और कहाँ की बात कर रहे हैं आप। इसलिए केवल जो सोसाइटी का एटमॉस्फेयर है ना, उस बच्चे को जान, अभी भी कहते हैं ना, अभी तमाम रोज समाचार पत्रों में आप पढ़ते हो, अपने बच्चे को देख लीजिए, बच्चे की बिहेवियर को देखिए, बच्चा कैसा सोच रहा है, क्या कर रहा है, खेलने को मना कर रहा है, चुपचाप बैठा है, मीडिया में ज्यादा लगा है। ये तो नो और चाइल्ड है, हम और क्या जानना चाहते हैं। तो एक 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 बैलेंस हमें बनाना पड़ेगा, एक संतुलन बनाना पड़ेगा, और उसके सामाजिकरण में हमें चाहे जितनी परेशानियां हो, लेकिन बच्चे को हमें एक अच्छा एटमॉस्फेयर, बच्चे को एक अच्छा पर्सपेक्टिव हमें देना पड़ेगा। अब वहां प्रॉब्लम आती है कि जहां परिवारों में कोरोना पॉजिटिव है, जहां परिवार में बीमार है, उसको बच्चे को कैसे करें, क्या करें। ऐसे वक्त में सुरक्षा हमारे सामने बहुत ज्यादा पड़ी। ऐसे वक्त में कोई रिश्तेदार पास नहीं आता, कोई बात नहीं पूछता, कोई फोन नहीं करता, हर एक को खतरा है कहीं ऐसे परिवारों में ये ना कहने लगे इस बच्चे को ले जाओ और रख लो, आपका परिवार ठीक है। वो कहेंगे इस परिवार में तो कोरोना पॉजिटिव था, ये बच्चे भी तमाम इस प्रकार के जीवाणु और लेकर आएगा रोगाणु, ताकि हमारे परिवारों में परिवार का वृद्ध व्यक्ति अस्पतालों में बेड पर है, डॉक्टर कह रहे हैं कि ले जाओ ठीक हो गया, परिवार वाले लाने को तैयार नहीं, तो साहब पैसे ले लो आप हमसे रोज ICU में, लेकिन साहब घर में जाने को तैयार नहीं है। आप जिस बाबा से, जिस दादा से रात दिन बच्चा बतियाता था, वो तमाम इतिहास को, संस्कृति को, पूरे दुनिया जहान की बातें बच्चा करता था, और उसका बाबा वहां पड़े हैं और परिवार वाले कह रहे नहीं साहब हम लाने को तैयार नहीं है। जैसे वृद्धाश्रम हो गया, 5 सितारा वृद्धाश्रम समझ लिया उस अस्पताल को उन्होंने, और लाए नहीं। ऐसे तमाम केसेस देखने को मिलते हैं। क्या क्या स्थिति है, कहाँ सोसाइटी है, सारे संबंध टूट गए। डेड बॉडी का मूवी नहीं देखा, कहीं तो डेड बॉडी बदल भी गई, आप समझिए, एक की दूसरे पे चलेगी, दूसरे की तीसरे पे चलेगी, क्या हाल होगा। ऐसे वक्त में केवल केवल आपकी आइडियोलॉजी, आपकी सकारात्मक सोच और आपकी दृढ़ता ही बचाकर ले जाएगी। कहां तक रह सकते हैं ये आपको देखने की बात। और जिन परिवारों में एंजाइटी, परेशान होना, जल्दी दिन भर निगेटिव होना, संघर्ष होना, तनाव में रहना, ऐसे परिवार ज्यादा प्रभावित होते हैं उनके मुकाबले जो मस्ती के साथ जिंदगी जीते हैं बच्चों के साथ, जो हंसी खुशी के साथ, जो बच्चों के साथ समय देते हैं, जो बच्चों से डायलॉग करते हैं, जो बच्चों से ठीक साथ में बैठकर भोजन करते हैं, उसको चिंता रहती है। अब मैं मेरा आप समझिए कि मैं बाहर रहता हूँ, चूंकि पूरा प्रदेश देख रहा हूँ, बहू बेटे आजकल होमवर्क कर रहे हैं, मैं घर से जाता हूँ, असुरक्षित हो जाता है, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, घर से मत जाओ। मैंने कहा नहीं, काम करेंगे यार, हमें दोनों टीकाकरण हमने करा लिया है, और ठीक है, और ठीक ठाक है, खाते पीते भी ठीक है, स्वस्थता कोई ऐसी नहीं है। लेकिन जब मैं घर में लौट के आता हूँ तो पूर्ण सुरक्षित हो जाता है, निश्चिंत को नींद ज्यादा आती है, और जब मैं नहीं रहता तो मेरे रात को मुझे नींद नहीं आती। आप समझ रहे हैं ना, ये वो मैच्योर बच्चा जिसकी 35 साल की उम्र है, छोटे बच्चों का क्या हाल होगा।
जबकि वो उसने देख के सीखा है कि ये मध्यम वर्गीय परिवार संघर्ष करके निकले हुए परिवार है और अपने हाथों से अपनी चीजों को कमाई हुई अपनी इज्जत और अपना सम्मान है। तब ये बच्चे प्रभावित हैं जिनको 2-3 लाख रुपए महीना मिलता है, 2-2 ढाई लाख। लेकिन वो पारिवारिक संबंध जहां पर बॉन्डिंग आपकी टाइट है और बढ़िया है, ये वहां रहता है। जहां निर्द्वंद निर्भय है, वहां कहीं घूमते रहिए बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी की, कहीं जाए। लेकिन जो चाहते हैं कि बच्चा एक सामाजिक प्राणी बने, एक बच्चा एक मीनिंगफुल पर्सनालिटी बने, एक बच्चा देश के समाज के हित में सोचे, परिवार के हित में सोचे, सकारात्मक रहे, बेहतर सोचे, तो ये माताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि माताओं के संपर्क में रहता है। माता से जो संपर्क बच्चे का रहता है वो पिता से नहीं रहता। पिता तो उसको सुरक्षा देता है, बाहरी बाहरी जिंदगी, उसको 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 रोजी रोटी के लिए तमाम वो धन अर्जन करता है जिससे हमारा परिवार का सब कुछ चलता है। लेकिन माँ हर वक्त कांटेक्ट में रहती है। कई बार माँ उनके बच्चों के तमाम उस आदतों को अपने आंचल में छिपा लेती है जिसमें वो रोग पलते रहते हैं तमाम प्रकार। हमें इसलिए नो योर चाइल्ड की बात हम कर रहे हैं। और बच्चे की पर्सनालिटी तो माता पिता के दोनों के समन्वय से ही चलती है, एक तरफा नहीं चल सकती। जिन माओ ने अपने बच्चे के दुर्गुणों को छिपाने की कोशिश की है, उनकी पर्सनालिटी संतुलित नहीं बनी। ये आप देख लीजिए, तमाम रिसर्च कहते हैं। और जहां बच्चे के पालन पोषण में दोनों का, क्योंकि माँ का अपना अलग उसका स्नेह है, उसका माँ का आंचल है, उसका प्रेम है, संवेदनशीलता है। पिता का बाहरी आवरण है, उसको सुरक्षा का आवरण। माता उसके मातृत्व के बाद के उसके सामाजिक संवेदनाओं को उसको पालती पोसती है। और पिता उसको पितृत्व नाम देता है, उसको अपनी धर्म देता है, जाति देता है, उसको बाकी सारी चीजों को बाहर की तरफ उसको प्रोजेक्ट करता है। तो हमें बच्चे के इस सारी पर्सनालिटी से जुड़े हुए इन अंदरूनी और बाहरी सारे लक्षणों को समझना पड़ेगा। इन लक्षणों के बाद ही आप जान पाएंगे कि बच्चे का स्वभाव क्या है। तो जहां तक कोरोना का सवाल है, ये महामारी जिस पर हम बहस अभी कर रहे हैं और बहस अभी आनी बाकी है पूरी दुनिया में कि वुहान की लैब से निकला है कि कहाँ बना है। ये बहरहाल ये तो जरूर है कि नेचुरल वायरस तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इस प्रकार के वायरस नहीं आएंगे, इसकी अब कोई गारंटी नहीं। ये आप समझ लीजिए, ये एक प्रकार का जैविक युद्ध है, ये समझ लें। और जो देश जितना प्रगति कारक होगा, बाकी विकसित देश कहलाने वाले इस प्रकार के देशों में इस प्रकार के जैविक युद्ध के लिए तैयार करते हैं अपने आप को और युद्ध लड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारतवर्ष से आप जीत नहीं सकते। उसके हथियार में भी, इसकी ताकत में भी, लोगों में राष्ट्रवाद जिस प्रकार से जुड़ा हुआ है, आपने देखा युद्ध करती है वहां सेना और यहाँ खून देने के लिए लोग तैयार होते हैं। माताएं बाहर टीका करती हैं हमारी सेना का बाहर जाते हुए और गले में हार डालती है, और लोग कहते हैं चलिए हम भी सेना में लड़ेंगे जाकर। जो देश का जज्बा है वो कम नहीं है भारतवर्ष का, इससे डरता है पूरी दुनिया। यही प्रॉब्लम है कि आने वाले समय में अब हमें इसको छोड़ नहीं देना है, बिल्कुल इसके साथ जीना है। कोरोना का भय कम हुआ है, लेकिन जिंदगी में अब इस बार जान जाने का खतरा ज्यादा हुआ। पिछली बार भय ज्यादा था क्योंकि बंद था चारों तरफ से, लेकिन इस बार खुला होने के कारण से जो 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 भय का वातावरण बना है, उससे बच्चों का मनोविज्ञान एकदम बदला है। पढ़ाई लिखाई उसकी लगभग, अभी तो हम शुरू कर ही रहे थे स्कूलों को धीरे धीरे, शुरू कितने दिन हुए थे अभी, महीने 2 महीने। उसके बाद तीसरी लहर आ गई, दूसरी लहर आ गई और तीसरी लहर की तैयारी हो गई। पहले एग्जाम होने की तैयारी थी, अब एग्जाम बिल्कुल समाप्त हो गए। बच्चों को ये भय होगा कैसे आगे, कोई तैयारी नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक तरफ अगर उसका मनोविज्ञान ये हुआ है कि इंसान का भय कटा है, लेकिन उसको दूसरा भय सता रहा है कि जिसको आगे जाने की तैयारी थी, ये कहीं गैप हमारी तैयारी में ना आ जाए। जिसको इंटरमीडिएट के बाद आगे तैयारी इंजीनियरिंग की करनी थी, किसी है तो उसको आप सशक्त बनाने के लिए उससे पहले करनी। और ये तो समाज की बात है, बाहर से
जाने की चीजें पहला टीका बन रहा था और ये पहले क्या करने वाला है और ये हमारा बताया को लेके भी तमाम जाति तमाम बंधुओं को लेकर भी तमाम हमारे समुदाय ये रास्ता है हमारे पास, घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। आगे आने वाले समय में आपको अपने माता के बाद बच्चे को जन्म देने के बाद उसको जानना समझना और उसको चारों तरफ से चल में बच्चे को प्रेम और पास ठीक रखने के लिए। लेकिन जब उसको बाहरी तौर पर उसके मस्तिष्क को, उसकी मानसिक स्थिति को, उसकी शारीरिक स्थिति को, चाहे योगा है, उसकी फिजिकल एक्सरसाइज है और बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन उसके साथ जो सामाजिक वातावरण है, उसके साथ जो संवाद है, संवाद भी कैसा हो, इसके लिए भी तमाम प्रकार की रिसर्च है कि जैसा आप संवाद करते हो, आप किसी को जरा सी गर्म बात करिए, वो 4 गाली आपको और देगा। प्रेम से बात करिए, आपको कहेगा साहब बड़ा शालीन है साहब, वाकई बात करने में अच्छा लगता है आप लोगों से, आपका परिवार बहुत अच्छा है, आपका परिवार खानदानी है, आपके बच्चे बहुत शरीफ हैं, आपके बच्चे बहुत शालीन हैं। कहाँ से सीखता है? ये गुण बायोलॉजिकल नहीं है, ये सब सामाजिक गुण है, मनोवैज्ञानिक गुण है। इन गुणों को जितना ताकत के साथ आप प्रवेश करा पाएंगे, लेकिन वो होगा बाहर के समाज के वातावरण से। और वर्तमान में जहां स्कूल बंद है, जहां टीचर नहीं पढ़ा रहा, जहां दोस्त नहीं मिल रहे, जहां प्ले ग्राउंड नहीं है, ऐसे में तो आपको अपना घर ही प्ले ग्राउंड भी बनाना पड़ेगा, आपको क्लासरूम बनाना पड़ेगा, माँ को टीचर भी बनना पड़ेगा, माँ को दोस्त भी बनना पड़ेगा, पिता को हमारा पीयर ग्रुप भी बनना पड़ेगा। आपको मल्टीपल, यू हैव टू प्ले मल्टीपल रोल विद योर चिल्ड्रन। तमाम प्रकार की बहुआयामी भूमिकाओं को निभाना पड़ेगा आपको एक साथ, अगर चाहते हैं कि बच्चे की सुरक्षा हो, बच्चा ठीक हो, हमारा बच्चा ठीक रहे आने वाले समय में। तो ये बहुत क्रूशियल पीरियड है, ये ऐसा ऐसा ट्रांजिशनल फेज है जिसमें कोरोना अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन नई तैयारी हो रही है नई। तो इस संक्रमण काल बहुत तकलीफदेह होता है, और इस संक्रमण काल के अंतर्गत हमें अपने बच्चे को संभाल कर रखना है, उसके साथ संवाद रखना है। आप किचन उसको देंगी, बढ़िया देंगी, बाजार बंद है, बच्चों को अब घर का टेस्ट आना भी बंद हो गया है, आप भी चिड़चिड़ाने लगे हैं, तनाव, परिवार में तनाव बढ़ रहा है। मैंने कई रिसर्च इसमें लेख लिखे हैं, महिलाओं के साथ में प्रॉब्लम आने लगी है, भोजन एक ही प्रकार का बनने लगा है, कई बार सब्जी नहीं मिलती, बाजार का मसाला है नहीं, आपको आपको मैगी नहीं मिलती है, आपको मैगी जैसा मसाला नहीं मिलता, बाकी सामान नहीं मिलता, तो बच्चे भी तनाव में है। हम खुद, क्योंकि टेस्ट हमें लग गया है, अब जब से ये होटल खुले हैं कि साहब घर पर ये जोमेटो और ये सब दे सकते हैं, और प्रसन्न हो गए हम, कोई बात नहीं, अब शाम को भोजन बनाइए, बढ़िया भोजन बाजार से आ जाएगा, खुश है सारा परिवार, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब बंद थे, तनाव है, कहाँ खिचड़ी बनाएंगे, कहाँ ये तुरई बनाएंगे, कहाँ लौकी बनाएंगे, कहाँ ये बनाएंगे, तो एक नए नए प्रकार के तनाव प्रवेश कर रहे हैं। तो आपको बैलेंसिंग फोर्स तैयार करनी है।
ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो अनुभव की बात है, मैं लिखता भी हूँ। और ये किताब मेरी अभी कोरोना पर आई भी है, देखिए अभी लेटेस्ट किताब है, कोरोना का सामाजिक आर्थिक भूगोल, आप देख रहे होंगे, लेटेस्ट वाली अभी मेरी किताब, तमाम लिखा भी है, पढ़ा भी है इस पर। इस बीच में कम से कम 30-40 आर्टिकल भी निकले हैं। तो ये वो बात अनुभव की आपको बता रहे हैं, जिस अनुभव के अंतर्गत बच्चे को बहुआयामी व्यक्तित्व विकसित करने के लिए आपको अपने को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। छोटा बच्चा है तो उसको आंचल में रखना पड़ेगा, उसको प्यार करना पड़ेगा, उसकी तमाम प्रकार की चिंताओं को दूर करने के लिए उसको प्यार करना पड़ेगा, पुचकारना भी पड़ेगा, सीने से लगाना पड़ेगा। और इसी प्रकार से हमारा 12, 14, 15 साल का, मेरा तो मतलब जो बच्चा, कम से कम आप समझिए कि वो कम से कम जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था, तो मम्मी की छुट्टियां पकड़ के बैठ जाता था वो, आप समझिए। कई बार माँ परेशान रहती थी, अब तो नहीं है, डेथ हो गई उसकी। तो मैंने कहा तुम इसे 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 छुओ मत, क्योंकि कारण ये है कि जब इसको तुम मिल्क फीड कराती थी तब इसके हाथ में अपनी छुट्टियां दे देती थी सीधे तौर पर। उसने वो सीख लिया, उसके साथ एसोसिएशन डेवलप हो गया उसका, वो उसके प्यार का, उसकी संवेदनाओं का, उसकी भावनाओं का एक अभिव्यक्ति है उसकी। वो कह रहा है तुम इतना बड़ा हो गया, तू इंटरमीडिएट में, तुझे भी ये तेरी आदत नहीं जाने की। तो बाहर की दुनिया को समझना जरूरी है। हम बाहर की दुनिया को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हमने बच्चे को जन्म तो दे दिया और 3 साल हो गए, चिंता होने लगी कि बढ़िया से बढ़िया विद्यालय चाहिए, और उसको समाज का संपर्क हुआ नहीं, कांटेक्ट हुआ नहीं, लेकिन उसको किताबों के बोझ से लाद दिया गया, उसको तमाम प्रकार की पेडागोजी से लाद दिया गया। और वो सीखने की जो प्रक्रिया थी ना, उसकी परिवार के संपर्क से, कौन बड़ा होगा, छोटा होगा, बहन कौन होगी, है नहीं, चाची कौन होगी, ताई कौन होगी, परिवार में है ही नहीं कुछ भी, वो सारे संबंध धीरे 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 करके डाउनवर्ड हो रहे हैं। और ऐसे संबंधों का एहसास खत्म हो गया है। घर में बहन ही नहीं है, मान लिया एक ही लड़का है, तो बहन के अर्थ को तो नहीं जान सकता ना। और घर में बहन है तो उसको भाई की जब चाहत रहती है, तो उसका तो उतावलापन देखो उस लड़की का भाई के लिए। और भाई और बहन दोनों आपस में जब चकोटी काटते हैं, एक दूसरे की चुंडी खींचते हैं, एक दूसरे की चुटिया पकड़ते हैं, उसकी साइकोलॉजी जानते हैं आप, समझते हैं आप कभी? जिन भाई बहनों के बीच में ये संघर्ष ज्यादा होगा, मार पिटाई ज्यादा होगी, आपस में एक दूसरे को खींचने की प्रक्रिया ज्यादा होगी, वो पर्सनालिटी बाहर की दुनिया में बैलेंस होगी। क्योंकि बाहर की दुनिया को पता ही नहीं उसे, अपनी बहन जैसी बहन दिखाई देती है सब चीजें, अपने उसी प्रकार का प्रेम और मोहब्बत दिखाई देता है। जब ये पूरी पूरी लंबी साइंस है, आज जो लड़के लड़की के बीच में प्रेम मोहब्बत, बड़ी इनसिक्योरिटी सी महसूस हो रही है। हर एक को दोस्त चाहिए, हर एक को मोबाइल चाहिए, हर एक को स्कूटी चाहिए, हर एक को पार्टी चाहिए, शाम को जाने के लिए तमाम आनंद चाहिए। आप समझ रहे हैं ये जो इनसिक्योरिटी पनप रही, मैं तो देखता हूँ बच्चों में ना, छोटे बच्चों के बीच में, गैर कास्ट वालों के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है, जो प्रेम मोहब्बत, मेरे यहाँ बॉक्सों के केस बहुत है, चूंकि मैं बच्चों को देख रहा हूँ नाबालिग, तो नाबालिग बच्चों को देखने के लिए आज की तरफ से परिवारों में इतनी असुरक्षा है कि उस असुरक्षा का अंदाजा आप लगा नहीं सकते। छोटे बच्चे जो हमारी बच्चों को जेलों में बंद हैं, वो 70-75% बॉक्सों में हैं, आप समझ रहे हैं, बॉक्सों के अंतर्गत बंद हैं, अच्छे अच्छे परिवारों के। लोअर मिडिल तो छोड़ दो, क्योंकि उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, कोई सामाजिक नहीं है, कोई उनकी जिंदगी का कोई सिलसिला नहीं है, लेकिन अच्छे बड़े परिवारों के बीच में अंदर चीजें पनप रही हैं, इसका मनोविज्ञान फिर कभी चर्चा करेंगे आज। लेकिन वो भी बच्चों की सुरक्षा का बहुत माध्यम है। परिवार में प्रेम मोहब्बत स्नेह वात्सल्य कम हो रहा है, इसलिए बच्चा बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और बाहर जब ढूंढ रहा है और वो सारे लक्षण जब घर में आते हैं, तो नए प्रकार की असुरक्षा, नए प्रकार के तनाव पैदा कर देते हैं। कई बार माँ सब चीजों को छुपाने की कोशिश करती है, इन सब चीजों को छुपाने की आवश्यकता नहीं, बच्चे को देखने की आवश्यकता है कि आखिरकार बच्चा देर तक बात क्यों कर रहा है मोबाइल पर, ये बच्चा छुप के बात क्यों कर रहा है, ये रात को 12-1 बजे बैठ क्यों जाता है, क्या करता है, बातचीत करता है, टटोली आप जब तक उसका सामाजिक, उसका मोबाइल है क्या। लेकिन आप सेंसिटिव इतने हो गए, मोबाइल देख लिया तो बच्चा का ये ना कर ले, उसकी स्कूटी को शाम को रोक लिया तो बच्चा ये ना कर ले, उसके इस काम को करने से रोक लिया तो कहीं बच्चा ये ना कर ले। तो उस सेंसिटिविटी को किसने डेवलप किया है, आपने किया ना। तो मेरा केवल ये था, बहस चूंकि लंबी हो जाएगी,
और हम लोग काफी इस पर बहस कर चुके हैं पहले तमाम प्लेटफॉर्म पर। इसलिए मेरा तात्पर्य है कि सुरक्षा अगर चाहते हैं तो अपने बच्चों को जानिए, बच्चों को समझिए, बच्चों के जीवन में प्रवेश करिए। उसको ये मत छोड़िए कि साहब अंदर बैठा बच्चा क्या कर रहा है, आपने सोचा तो उसको अलग कमरा दे दिया, आपने सोचा अलग स्कूटी दे दी, आपने सोचा अलग बढ़िया उसको मोबाइल दे दिया एंड्रॉइड का, और ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपनी पढ़ाई कर रहा है। अरे पढ़ाई कर भी रहा है, कुछ और तो नहीं कर रहा है, वहां बैठ किससे बात करता है, कौन करता है? हम क्या अच्छी बातें हो रही है, मना थोड़ी कर रहे हैं हम उसको, लेकिन उसको निगाह कौन रखेगा उस पर? ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इस कोरोना काल में जहां एकांतपन पनप रहा है, जहां परिवार में इस दूसरी लहर में नए प्रकार का तनाव प्रवेश कर रहा है, जहां चारों तरफ की बाहर की दुनिया संक्रमित दिखाई देती है, जहां दवट है, जानने की घबराहट है, ऐसे वक्त में बच्चों को संभाल कर रखिए, उनसे बातचीत करिए, उनके बिहेवियर को सामान्य करने की कोशिश करिए, मोबाइल से अलग हटाकर उनसे बात करिए, कोशिश करिए कहानी सुनाइए, कोशिश करिए उनको इसी पुस्तकों को पढ़ाने की। और ये सब बातें अगर कुछ का प्रयास होता है तो निश्चित तौर पर बच्चों की सुरक्षा। और जहां तक तीसरी सुरक्षा का सवाल है, इसमें टीकाकरण का बहुत बड़ा प्रश्न है, आने वाला है। दूसरा, अस्पताल मुख्यमंत्री जी एकदम पूरे तरीके से तैयार है, हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, हर जगह बच्चों के पीकू वार्ड तैयार है, बच्चों की पूरा ड्राइंग वगैरह साफ करना है और प्लेटें प्लेटें निकालनी है ना। बच्चों की छोटी छोटी पैकेट तैयार हो रहे हैं, बच्चों के लिए एसेसरी तैयार हो रही है उनके मास्क लगाने की। बच्चों के आज ही मैंने पढ़ा है कि बच्चों के लिए मास्क, पिछली बार मास्क लोग घरों पे सिल रहे थे, अब इस बार सिला किसी ने घरों पे मास्क क्या? बाजार में इतना मार्केट फैल गया है, तो आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है, प्रॉब्लम आएगी तो सामान भी मिलेगा आपको। वार्ड भी तैयार हो रहे हैं, दवाई भी तैयार हो रही है, मास्क भी तैयार हो रहे हैं, दवाई पैप भी तैयार हो रहे हैं, उसके 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 आपके वार्ड अलग से जो गहन चिकित्सा वाले वार्ड है वो भी तैयार हो रहे हैं। तो बाहर की दुनिया की अब चिंता मत करिए बिल्कुल, लेकिन आप देखिए कि तीसरी लहर ना आए। बिल्कुल हम दूसरी को साफ निकाल कर ले गए, निश्चित तौर पर हमारे तमाम भाई बहन, माताएं पिताएं जैसी लोग शख्सियत चले गए हमारे, उनके प्रति श्रद्धांजलि है। लेकिन आने वाला जो काल है, ये काल ठीक रहे, इसके लिए आपको अपने घर को समेटने की जरूरत है, घर को ठीक रखने की जरूरत है, बच्चों को बांध के रखने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है। मुझे लगता है ऐसा थोड़ा प्रयास होता है तो निश्चित तौर पर हम इस तीसरी वेव से निकल पाएंगे, और उन सब साधनों का और अनुभवों का लाभ लेके हम बच्चों को बेहतर भविष्य देने में कामयाब होंगे। निश्चित तौर पर आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका बहुत हृदय से आभारी हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि कुछ सवाल आएंगे तो मैं जवाब देने के लिए भी प्रयास करूंगा। इसलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर विशेष गुप्ता जी, आपने वर्तमान समय में हम सबका मार्गदर्शन किया और हमें बताया कि बच्चों को समझने की कोशिश करें, उनके साथ संवाद करें और उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय दें। हमारे साथ डॉक्टर सुनेत्री जी जुड़ चुकी हैं। अब मैं डॉक्टर सुनेत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वह रसोई एक औषधालय पर अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर सुनेत्री जी। सभी को मेरा नमस्ते। माननीय कृपा शंकर जी को मेरा नमस्कार, और डॉक्टर विशेष गुप्ता जी को मेरा नमस्कार, और आप सभी बहनें जो विलंब होने के बाद भी हमसे जुड़ी रही, तो आप लोगों का बहुत ही बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विशेष गुप्ता जी ने बहुत सारी बातें कही, जो मुझे लगता था कि मुझे सेशन सिर्फ में कुछ बोलना है, पर पूरा सेशन इतना इंटरैक्टिव था और इतना अच्छा था कि हमें ऐसा लगा कि घर में ही बैठ के हम किसी योग्य व्यक्ति से वो चीजें ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं। कई बार बीइंग अ डॉक्टर भी हम इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि हम बच्चों को उसी कसौटी पे घिसना चाहते हैं जिसपे हम उस टाइम घिसे थे, लेकिन आपने बहुत सारी चीजों से हमें ये बताया कि किस तरह बच्चों के साथ रहना है, किस तरह उनके बीमार होने पे भी कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, या उनको अगर मोबाइल देना है तो उसको किस तरह से देना है। भाई सब उन सब बातों को मैं पर्सनली भी बहुत ध्यान रखूंगी और कोशिश करूंगी कि आगे अपने बच्चों में भी वो सब चीजें डाल सकूं और वो संस्कार डाल सकूं। ये गर्भ संस्कार तो पहले से ही शुरू होता है, क्योंकि हम भी गर्भ संस्कार पे बहुत काम करते हैं कि प्रोजेनी के होने से पहले ही माता पिता अपने को तैयार करें, जैसे एक खेत को तैयार किया जाता है। अब यहाँ तैयारी जरूरी नहीं है, अभी तो कुछ पर्टिकुलर डॉक्टर्स हो गए हैं, जैसे मैं एक वैद्य हूँ। आज से अगर हम 100 साल पहले देखें तो हर घर में एक वैद्य था,
हर घर में एक वैद्य था और हर घर में एक वैद्य थी। पिताजी, माताजी, दादाजी, कहीं दर्द हुआ तो छोटी चीज, अरे ये कर लो ठीक हो जाएगा। जैसे मैं बहुत बारी कृपा जी के पास जाती थी तो भाई साहब क्या बुखार लग रहा है, अरे कुछ नहीं सुनेत्री, गर्म पानी पीऊंगा शाम तक ठीक हो जाएगा, और वो मिराक्युलसली ठीक होता ही होता था। और अब जैसे बहुत सारे यहाँ से शुरुआत करूंगी कि कैसे कैसे जाने की क्या करना है और क्या क्या ये ऑथेंटिक है रसोई, सच में हम इस टॉपिक पे बोल रहे हैं या कर रहे हैं तो हम इसकी प्रेरणा कहाँ से लें। आपने मैंने बहुत सारे जगह सुना है कि जानवरों के एग्जाम्पल्स देते हैं कि जानवर जब बीमार पड़ता है तो वो खाना छोड़ देता है, उससे उसके दोष निकल जाते हैं। तो जब ने डिसबैलेंस प्रकृति ने उसके साधन उससे पहले उपलब्ध किए, मनुष्य बाद में आया, पेड़ पौधे और औषधियां पहले आई। ये लेक्चरर वाली बात नहीं है लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं। घर में छोटा बच्चा जिनके होगा वो मेरी बात से कोरिलेट कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे कि घर में जब छोटा बच्चा होता है और उसके बुखार हो या उसे कुछ समस्या हो तो वो खाना पीना चाहते हैं, और जब धीरे धीरे हम, अभी मैं सबको बताती हूँ कि नहीं आपको उस टाइम नहीं खाना है, आपको ये चीजें देखनी है कि वो भूखा है तो ठीक है उसे मुझे लगता है उसमें वो वही इंग्रेडिएंट हैं, उनमें कुछ और मिला के उनको पूरी तरह से औषधीय रूप दिया जाए। एक मिनट कुछ नहीं। तो रसोई में आज हम क्योंकि व्याधियों पे बात कर रहे हैं और रसोई और उपचार पे बात करेंगे, तो मेरे सेशंस में मैं ये बताऊंगी, आप ये जो नुस्खे हम बताएंगे इनको आप डायरेक्टली यूज करें, कल से ही करेंगे आज से करेंगे तो फायदे करेंगे। तो जैसे जॉइंट पेन है तो जॉइंट पेन में आप तिल तेल होता है या अपना एरंड तेल है, एरंड तेल में आप जायफल को थोड़ा सा घिस लें या फिर एक चुटकी भर जायफल डालें और गुनगुना करके उसको जहां दर्द है वहां लगाएं, बहुत ज्यादा रगड़े नहीं, तो दर्द डेफिनेटली कम हो। हम देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारे लोगों में कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है, तो उसमें लोग अधिकतर लॉन्ग टर्म तक कोशिश करते हैं कि ये फूल खाएं या वो खाएं, तो हमारे पास इसबगोल तो फिर भी हमें बाजार से लाना है या उसको तैयार कराना है, हमारे पास बस एरंड तेल, तो रात में 2 ढक्कन एरंड तेल गर्म पानी से ले लें। तो की जरूरत ही नहीं है। आज बिस्किट अगर 10 दिन तक जिनको भी क्रॉनिक या अक्यूट हुआ है या कुछ बाहर का खाने से, आप उसी समय जब भी हो रहा है, हर खाने से पहले, भोजन के तीनों काल से पहले आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ सुमित्री जी आपकी आवाज आ रही है लेकिन थोड़ा ब्रेक हो रही है, शायद नेटवर्क का कोई इश्यू है आपके यहाँ। ऐसे हम आपको अभी सुन पा ठीक रहे है? हैं। ठीक आ रही, ठीक आ रही बहन जी, ठीक आ रही। हाँ जी। आ रही तो ये एक प्रयोग मैं आपको बोलूंगी क्योंकि ये गुजरात में तो बहुत यूज होता है। आप जिसको भी गेस्ट्राइटिस होती है, आप आज से दर्द होता है, उसको आप हर खाने से पहले, यदि आप 3 बार खाना खाते हैं उससे पहले आधा चम्मच या तो पानी में घोल के ले लें, थोड़े से पानी में, या पंखी लगा के पानी ले लें। तो मुझे लगता है अगर आप 15 दिन तक ये करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो एसिडिक है वो बेसिक में चेंज हो जाएगा। इट इज अ साइंस। तो इस तरह से कुछ चीजें करेंगे। इसके बाद बहुत सारे ध्यान रखना है कि अगर हमें बहुत तेज गुस्सा आता है या पित्त प्रकृति है तो उसमें पित्त बढ़ने वाली चीजें थोड़ी सी आप कम डालें। हमने माइग्रेन, सब लोग माइग्रेन आजकल, क्योंकि वो पेट से रिलेटेड भी है, पित्त से रिलेटेड भी है, माइग्रेन बहुत ज्यादा सुना है, तो मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रही हूँ ताकि जल्दी कम समय में ज्यादा चीजें कवर कर सकूं। माइग्रेन में गौघृत, गाय का घी आपको सब जगह अवेलेबल होगा, 2-2 बूंद सुबह शाम दोनों टाइम डालें और उसके बाद गरम टॉवल से इस तरह से यहाँ पे आप सिकाई करें। तो ये एक पंचकर्म विधि है, नस्यम की विधि है, उससे यहाँ पे सारा पोषण पहुंचता है, और गौघृत तो बहुत ही अच्छा बताया है। तो आप
कॉग्स करें, नहीं तो आजकल अणु तेल, मुझे लगता है हर घर में पता है कि एक अणु तेल की छोटी सी डिब्बी आती है, आपके लिए होगा। मैं ये कहना चाहूंगी, मालिश नहाने से पहले 10 मिनट के लिए मालिश जरूर करें। आज से नहाने से पहले अगर हम लगाते हैं 20 मिनट बाद मॉइस्चराइजर का असर फिर से खत्म हो जाता है। अभ्यंग क्यों बोला गया? क्योंकि वो शरीर में ना लेयर बना देता है ताकि बाहर। जी आप सुन पा रही है मुझे? आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है, जिससे हाँ कंटिन्यूटी नहीं आ पा रही है, तो आप देखिए शायद नेट का कुछ इश्यू है। शायद सुनेत्री जी से हमारा संपर्क टूट गया है, वो दोबारा से शायद ज्वाइन करेंगे अभी। जस्ट 1 मिनट के लिए म्यूट कर। हाँ जी, तो अभी आपने देखा, वो अभी 1 मिनट में बैक होंगी। तो अरंड के तेल के कितने सारे फायदे हैं। अरंड का तेल सभी के घर में कैस्टर ऑयल हम यूज करते हैं यार, वैसे भी हम काफी उसे घर में रखते हैं, तो उसको कैसे कैसे हम और औषधि के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं, वो सुनेत्री जी ने हमें बताया। गाय का घी, गाय के घी के उन्होंने हमें बेनिफिट्स बताए कि हम गाय के घी को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी सुनेत्री जी 1 मिनट। हाँ जी, हाँ हाँ अभी आ रही है सुनेत्री जी, अब हम सुन पा रहे हैं, आप पर हाँ, मैंने कंटिन्यू थोड़ा अपनी कीजिए। जगह चेंज की है। तो बाकी अब जैसे एक ये फैन बंद कर दीजिए प्लीज। एसिडिटी का मैंने आपको बताया, गेस्ट्राइटिस का एक मैंने आपको एक नुस्खा बताया। हाँ, और एक चीज अभ्यंग का मैं बता रही थी। तो नहाने से पहले चाहे 5 ही मिनट लगे, मालिश जरूर करें। तो जो स्किन डिसऑर्डर्स आज हो रहे हैं, सोरियासिस, मेरे पास कितने पेशेंट स्किन के आते हैं और फिर उसके बाद वो स्टेरॉइड लेते हैं और वो बिगड़ के सारी चीजें हो जाती हैं। तो वो बिगाड़ना नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें करें। और घर में अगर वृद्ध लोग हैं, तो जितनी मैं मदद कर पा रही हूँ, मुझे लगता है उससे बराबर ही या ज्यादा घर के बड़े हमें बता पाएंगे। इसके बाद एक निम्न रक्तचाप। आजकल मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर कम की दवा नहीं होती, या ज्यादा हो जाए तो क्या करना है? तो ब्लड प्रेशर अगर कम है तो उसमें हम कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। एक छोटा सा नुस्खा और छोटा सा एक मैं प्रिपरेशन आपको बताती हूँ। बड़ी इलायची को बारीक पीस लीजिए, उसमें 3 गुना मिश्री मिलाइए और थोड़ा सा शहद मिला के उसकी गोलियां बना लीजिए। आप उनका सेवन करें। ये एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है, बहुत ही अच्छा प्रयोग है। आप इसको बहुत अच्छे से जो है कर सकते हैं। इसके बाद हाँ, एक ये था कि बुखार, आजकल सबको बुखार हो रहा है, हम सबको बुखार होता है। और जैसे ही बुखार होता है, हमारे सारे घर वाले हमें इतना नरिशमेंट देना चाहते हैं, इतना न्यूट्रिशन देना चाहते हैं, जितना पहले कभी नहीं खिलाया है। तो अभी थोड़ा वो वाला प्यार हम कम करेंगे। और प्रैक्टिकली अगर उस जिसको भी फीवर है, कोशिश करें पानी उबाल के आधा करके सिप सिप करके पानी पिलाएं। तो वो दूसरी बात, ज्वरे तो लंघनम, कि ज्वर का सबसे अच्छा इलाज जो है लंघन, यानी व्रत, उपवास करना है। तो यदि ज्वर वाला बंदा है तो उसे भूख नहीं लग रही है, तो आप सूप दे सकते हैं, दाल का सूप। या नहीं लग रही है तो बहुत ज्यादा नहीं, हाँ उसका हाइड्रेशन मेंटेन करें, पर जबरदस्ती उसे। मैंने देखा है आजकल एक अजीब चीज है कि रोटी नहीं खाएंगे हम, बस 2 ब्रेड खा लेंगे। ये तो मतलब जो बीमार होता है वो ब्रेड इजीली खाना पसंद करते हैं, तो वो चीज आप ना करें, क्योंकि जठराग्नि बहुत वीक हो जाती है, इसलिए फीवर होता है। तो लेट इट इग्नाइट अगेन, एक ये करें। अच्छा, बाकी मैं आपको पॉइंट्स और बताती हूँ। हाँ, अजवाइन को खासकर, जैसे सर्दी जुकाम बहुत लोगों को होता है, तो अजवाइन का एक मुखवास मैं आपको बता रही हूँ, जो हम मुंह में डाल सकते हैं। और जिनको रहता ही है वो थोड़ा बहुत डेली ये लेते रहे। इसका आप नोट कर सकते हैं। आधा ग्राम दालचीनी, 2 ग्राम सौंठ और 5 ग्राम पुराना गुड़। इसको आप मुखवास की तरह मुंह में डाल के रख सकते हैं। तो ये जो बार बार क्रॉनिक आपको ये होता है, ये कम हो जाएगा। जैसे कभी भी लगे, दिन में एक बार थोड़ा सा मुंह में आप डाल लें। कई लोगों को स्थायी खांसी होती है। क्योंकि आज रसोई की बात है, तो मैं सिर्फ रसोई की बात करूंगी, अपनी औषधियों की बात नहीं करूंगी।
तो एक स्थायी खांसी है, जैसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि हमें खांसी रहती है या सर्दी रहती है या हमारी तो ठीक ही नहीं होती है, तो हाँ बिल्कुल ज्यादा है तो आप अपने वैद्य के पास जाएं और वैद्य की सलाह लें। लेकिन नुस्खे के बाद या फिर हमारी औषधि या रसोई का जो खजाना है, उसमें से एक छोटा सा एक जेम मैं आपको आज देती हूँ। 2 ग्राम सौंठ ले लें, उसमें 10 से 12 ग्राम गुड़ मिला लें और थोड़ा सा घी एक कटोरी में रखें। सिर्फ उतना गर्म करें जितने में गुड़ पिघल जाए और उसका सेवन करें अगले 5 या 7 दिन तक। जितने भी मैं गुड़ के प्रयोग बता रही हूँ या मिश्री के प्रयोग बता रही हूँ, डायबिटिक लोग उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करें। थोड़ा बहुत, क्योंकि आप वैसे भी खाते हैं तो औषधि में ये ना सोचें कि वैसे तो हम खा लेंगे, थोड़ा चाय मीठी पी लेंगे, लेकिन औषधि में मीठा है तो नहीं खाएंगे। तो वो आप अपनी डायबिटीज के अनुसार जो है देख सकते हैं। मोनिका जी मेरे पास कितना टाइम है बताएं, तो फिर मैं उस हिसाब से ब्रीफ करूंगी। मोनिका जी आप म्यूट जी, हो। आपके हाँ जी सुनेत्री जी, अभी आप 10 मिनट और बोल सकते हैं। उसके साथ ही हम आपसे क्वेश्चन, कुछ बहनें आपसे क्वेश्चन अपने पूछना चाहती हैं, तो उसका सेशन हम शुरू दरअसल करेंगे। मुझे बस ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कम समय में आप लोगों को दे पाऊँ, मेरा बस जी एक जी, यही बहुत मोटिव है। बहुत धन्यवाद, ठीक है, इतना अच्छा लग रहा है सुन के सबको। हाँ जी, आप देख रहे होंगे सब बड़े अगर मेरी ध्यानपूर्वक स्पीड आपको तेज है तो सुन आप रहे हैं। बता दीजिएगा, मैं थोड़ा स्लो करूंगी। स्पीड हाँ तेज नहीं है तो नहीं, स्लो ठीक करूंगी। है ठीक है, स्पीड ठीक है। और आप बस ये है कि इसके थोड़ा सा बाद ना ब्रेक मैं होगा आपको एक बहुत अच्छी चाय बता रही हूँ जो हमारे घर में बहुत समय से पी जा रही है, और वो आप कभी भी दिन में ले सकते हैं, खाली पेट लें तो ज्यादा अच्छा है। वो आप लिख लें, और जो कि टेस्ट में भी अच्छी है। तो इसमें तुलसी के 6-7 पत्ते, आधा इंच अदरक, सिर्फ 1 काली मिर्च, 1 लौंग, 1 या 2 चुटकी हल्दी, जो दालचीनी का सिर्फ इतना सा टुकड़ा, आधा इंच का टुकड़ा, और इसमें टेस्ट के लिए अपनी पसंदीदा चाय पत्ती। मीठा करने के लिए जो डायबिटिक लोग हैं और वो जो सो कॉल्ड शुगर फ्री खाते हैं, तो मैं उनके मना नहीं करूंगी क्योंकि इतनी सारी औषधियां चीज उसके बहाने चली जाएंगी। गुड़ डाल सकते हैं मीठा करने के लिए। गर्म चाय में, बहुत गर्म में शहद बिल्कुल ना डालें। आप ये चाय पिए तो जिन लोगों को भी ये है ना कि सुबह भूख नहीं लगती है, या जिनका टाइम समय से नहीं भूख लग रही, खा लिया, कई लोग मैंने देखे, अरे सुबह नाश्ता किया था पेट में पड़ा हुआ है, अभी लंच कैसे करें, फिर लंच करेंगे 3 बजे, क्योंकि वो लंच फिर डिनर करेंगे क्योंकि 9 बजे, क्योंकि लंच अभी पड़ा है 5 बजे तक पेट में। तो उसके लिए बहुत अच्छा है, आप एक ये जरूर इसको लें। और ये ऐसा योग है जो मेरे घर में इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपको ये सारे योग बता रही हूँ। एक योग मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे हम गेहूं या ये सब यूज करते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अब कोविड में तो नहीं कर सकते, लेकिन पिसवा के लिए गेहूं का हम सबको ही पता है कि 15 दिन पुराना गेहूं और बाकी जो अनाज है उन्हें 7 दिन पुराना ही खाना चाहिए। ठीक है, वो जितना भी पॉसिबल है वो। एक बहुत मेरा सबसे फेवरेट और जो पसंदीदा एक इंग्रेडिएंट है ड्राई फ्रूट में, वो है मखाना। महिलाओं को जरूर कहूंगी जो ये मेनोपॉज के पास आ रही हैं, जो 30 से अबव है, खासकर जो बच्चे हैं वो भी ले। आप सुबह 1 कटोरा मखाना, हल्की सी काली मिर्च और 1 चम्मच देसी घी में और सेंधा नमक में रोस्ट करके खाएं। आप 15 दिन खाइए, आपका एनर्जी लेवल मुझे लगता है बहुत अच्छा हो जाएगा। ये मैं कोविड और पोस्ट कोविड से रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ, ये मैं जनरल बोल रही हूँ जो हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा कैल्शियम है, और ये जो कैल्शियम की गोलियां हैं इनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आप मखाना सुबह जो नाश्ता लेते हैं तो मखाना और चाय लें, ये फिलिंग भी बहुत होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जंक फूड। जंक फूड की बात होती है तो जंक फूड को मिशेल जैकब ने 1972 में बोला था। जंक फूड, आप जिसका नाम ही इतना डिस्टर्बिंग है, वो कितना डिस्टर्बिंग होगा। ठीक है, तो जंक फूड का सेवन कम से कम करें। हमें पता ही है उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव हैं और उसमें एमल्सिफायर्स हैं, तो उसका प्रयोग आप कम से कम करें। बच्चे नहीं मानते हैं, और कभी अगर लेना भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम हफ्ते में 7 दिन बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल डाइट ले रहे हैं, एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता एक दिन अगर बच्चे का मन पूरा करने के लिए उसे थोड़ा सा दे तो वो कोई खराब होगा।
हाँ, एक शरीर में जैसे हम उठते हैं तो हमें स्टिफनेस होती है। आजकल मैंने बुखार में बहुत सारे लोगों को देखा है कि कोविड नहीं है, बुखार भी नहीं आ रहा, लेकिन एक स्टिफनेस है। स्टिफनेस मतलब जकड़ाहट। तो उसके लिए एक बहुत छोटा सा एक योग है, तुलसी के पत्ते 6-7, और तुलसी जी को या किसी भी, हम सोचते हैं सिर्फ तुलसी जी को प्रणाम करके लेना है। आप तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, कोई भी पत्ता यूज करते हैं, जो ताजा यूज करते हैं, हर पेड़ से परमिशन करके लेके लें, तो वो उसके औषधीय गुण सच में आपको लगेंगे। तो आप तुलसी, पुदीना, इनको उबाल लें, हाफ कर लें। जैसे एक कप में अगर आपने 4-5 पत्ते तुलसी डाले, 4-5 पुदीना, उसको हाफ कर लें, ढक कर रख दें और 10 मिनट बाद उसको लें। तो ये जो जकड़ाहट है ये काफी कम हो जाती है, और ये रियली इट इज वेरी हेल्पफुल, यू कैन ट्राई दैट। कोविड से रिलेटेड अगर कुछ बताना है तो मैं बता सकती हूँ। हाँ, एक मैंने विजडम टूथ, बहुत सारे लोग मेरे को आते हैं कि विजडम टूथ में पेन है, तो हमने फ्लैक्सोन खा ली। ये पर्सनली भी मैंने फील किया है, इसीलिए वो है। विजडम तो नहीं आया अभी, दूसरे टूथपिक में मैंने यूज किया है, विच इज वेरी गुड। आप इसमें क्या करें, सेंधा नमक होता है, 2 पिंच सेंधा नमक लें, उसमें 2 पिंच कपूर और तिल तेल, एक तिल तेल में, कटोरी में तिल तेल लेके 2 पिंच कपूर, और उसको कवल करें। कवल का मतलब होता है एंड देन स्पिट। ऐसे दिन में 3 से 4 बार करें, आपको डेफिनेटली दर्द और सूजन में आराम मिलेगा। हल्दी वाला दूध हम सबको पता है, लेकिन हल्दी वाले दूध को एब्जॉर्ब कराने के लिए थोड़ी सी काली मिर्च डालनी होती है, वो जरूर डालें, वरना वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। हल्दी को भुना हुआ भी ले सकते हैं, जैसे आमा हल्दी हम लेते हैं, कई बार आमा हल्दी नहीं मिलती है, तो हल्दी को हल्का सा कच्चा, बच्चों को देने के लिए खासकर हम कोशिश करते हैं कच्ची वाली हल्दी को मिक्स करके। तो हल्दी के पाउडर को आप हल्का सा, जब रोटी बना लें और तवा जब गर्म हो उस पर डालें, और जस्ट उसका एक कच्चाई निकल जाए, उसके बाद उसे निकाल लें। तो ये एक बहुत टेस्टी मिल्क होता है, मैं कई बार देती हूँ तो बच्चों को नहीं पता होता कि केसर है या हल्दी है, तो क्योंकि इट इज वेरी टेस्टी, टर्मरिक लाटे और गोल्डन मिल्क जिसको आजकल हम कहते हैं। मोनिका जी, अब सवाल शुरू कर देते हैं, हाँ क्योंकि जी, सवाल हाँ का जी। सेशन बड़ा हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सुनेत्री जी। आपने घर की रसोई में प्रयोग होने वाले सामान को हम औषधि के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं, इतने अच्छे तरीके से हमें अवगत कराया। अब मैं हमारे साथ जुड़ी हुई कुछ बहनें और भाइयों से जो कि आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो आपसे आए और अपना प्रश्न पूछें। तो हमारे साथ जुड़ी हुई है शालिनी सिंह। शालिनी सिंह जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। शालिनी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, हाँ, धन्यवाद। हाँ जी। मैं डॉक्टर सुनेत्री जी से मेरा क्वेश्चन है कि मुझे 2 महीने हो गए कोविड, मुझे अप्रैल स्टार्टिंग में हुआ था, और अभी नियर अबाउट 2 महीने हो गए, और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, बट कभी कभी चीजें ऐसी हो जाती हैं, कुछ थोड़ा सा काम करने के बाद मुझे हल्का हल्का फीवर आ जाता है। तो क्या कोई ऐसा उपाय है हमारे किचन में जिससे कि मैं इससे थोड़ा सा राहत मुझे मिले? हाँ, देखो, एक छोटी सी बात है, फीवर आया है ना, उसके बाद भी आ रहा है, तो आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है अग्नि, मंद अग्नि, है ना, कि हमारे शरीर की अग्नि मंद हो गई है ना, और मंद अग्नि एक बहुत बड़ा कारण है ज्वर का। अभी ज्वर तो चला गया है ना, फीवर चला गया, लेकिन धातुएं डिस्टर्ब हो गई। और आम यानी आम क्या है, आम मतलब कच्चा, आप ये समझ लीजिए कि कच्चा चीज, जैसे हम बचपन से लेके अब तक बहुत सारी चीजें खाते आ रहे हैं, तो उसका एक नैनो पार्टिकल अनडाइजेस्टेड हमारे शरीर में रह जाता है, जो कि विष के तरीके से होता है। फिर हमने कोविड में एन नंबर ऑफ मेडिसिन खाई, हमने गर्भ विष का सेवन किया, उसने हमें एक तरह से फायदा किया, इसमें आयुर्वेद एलोपैथ नहीं, लेकिन उस रसायन ने हमें बहुत सारे से इफेक्ट फायदा किया। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी लो हो गई, जो इतना सुन रहे हैं हम, इम्यूनिटी के साथ साथ अग्नि पे भी काम करना है, क्योंकि आप सब कुछ खा के ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर ये रिलैक्स होगा, फिर बॉडी वीक होगी, ये चक्र है, इस चक्र को तोड़ना है। क्या करना है इस चक्र को तोड़ने के लिए? खा एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, जठर अग्नि प्रदीप्त करने के लिए सबसे पहले स्नान जरूरी है। कभी भी खाने के बाद स्नान ना करें, आपको पता होगी शायद ये बात। और यदि हम सुबह स्नान कर लेते हैं समय पे, तो जठर अग्नि दिन भर प्रदीप्त रहती है। दूसरी बात, सिर्फ ये नहीं है बुखार अभी आ गया, बुखार फिर आएगा 1 महीने बाद डॉक्टर सुनेत्री की दवा खाने के बाद भी, क्योंकि बुखार का कारण भी तो निकालना है हमें। तो क्या करना है अभी?
हमें उसको समझना है कि हमें भोजन को किस काल में करना है, क्योंकि अब वो बात नहीं जो पहले थी। हमें दोबारा इस घर को दोबारा बनाना है जो बिगड़ा हुआ है। उसके लिए क्या है, सबसे पहले काल, समय पे भोजन करें। क्या भोजन करें सेकेंडरी, समय पे भोजन करें, गर्म भोजन करें, जब भूख लगे तब भोजन करें, सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। ये ऐसा सच है जैसे काला रंग काला होता है, सफेद रंग सफेद। आप 10 दिन करें, हम गिलोय का सेवन सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने जो आम पाचन है, अपने शरीर का आम है, उसे आप ये देखें कि क्या मेरा फूड डाइजेस्ट हो रहा है। इसमें एक छोटी सी बात मैं कहूंगी, एक चित्रकादि और आरोग्यवर्धिनी वटी होती है। सिंपल प्रिपरेशंस हैं, आप लोग लिख सकते हैं, चित्रकादि और आरोग्यवर्धिनी वटी, जो आपके अग्नि का संदुक्षण करती है। और सुंदर चीज बताऊं, घी खाइए, घी खाइए। घी के सेवन से अग्नि प्रदीप्त होती है, ठीक है। घी डालते हैं तो आग बढ़ जाती है ना, वैसे ही तो घी का सेवन जरूर कीजिए। बहुत समय पे, जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, समय पे भोजन खाइए। अपने को सन से कोऑर्डिनेट कीजिए। चित्रकादि और आरोग्यवर्धिनी वटी को 2-2 गोली चित्रकादि को खाने से पहले और आरोग्यवर्धिनी को खाने के बाद आप 7 दिन तक कीजिए, आम पाचन हो जाएगा और बस बढ़िया हो जाएंगे आप। धन्यवाद। मैं इतिका जी आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो इतिका जी से बोलूंगी कि आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन करें। एक आध सवाल मेरा भी आरक्षण में रखना। जी जी बिल्कुल। जी तो, आप सुन पा रही हैं? मैं भी आपका शिष्य हूँ असल में, इसलिए थोड़ा सा जरा। इतिका जी आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी। हाँ नमस्कार जी। मुझे मैं डॉक्टर जी से पूछना चाह रही थी कि मेरे घर में 2 मेरी बेटियां हैं, टीनेजर हैं, और ऐसा नहीं है कि हम टाइम पे खाना नहीं खाते, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, बट जनरली बच्चे सब कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर भी एक लेथार्जिकनेस है। उनकी इम्यूनिटी अब 3rd वेव आ रही है, कोविड की कह रहे हैं, बच्चों के लिए होंगी, तो हम उनको और एनर्जेटिक करने के लिए और उनकी इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग करने के लिए घर से, किचन से क्या और चीज बना के उनको ऐसा खिलाएं या पिलाएं जिससे वो आने वाले टाइम के लिए और उनका लेथार्जिकनेस भी कम होए। हाँ, सबसे प्रथम 2 चीज, धूप खिलाएं और घी खिलाएं, पहली बात, ठीक है। उनको धूप और घी जरूर खिलाएं, क्योंकि इस समय धूप नहीं मिल रही है, तो जो एक्सटर्नल इम्यूनिटी है वो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। इसके बाद आएगी वर्षा ऋतु, बरसात में होंगे इन्फेक्शंस, जो कि स्किन इन्फेक्शंस होंगे, और बच्चे थोड़ा उसके लिए प्रोन होते हैं। मैं आपको ना थोड़ी सी चीजें बताती हूँ जिनको आप कर सकते हैं बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। एक तो उनको इस समय मुनक्का का या किशमिश का सेवन करें। दूसरा, पानी, उनके लिए स्टील की गर्म बॉटल्स रख दीजिए, उसमें पानी जो होता है, पीने का पानी उबाल के हाफ करके, और उनको बोलो हर 20 मिनट पे बेटा आधा कप पी लो, ठीक है। ये सबके लिए है, सब बच्चों के लिए खासकर ये, क्योंकि मेरा पिछला कार्यक्रम बच्चों के लिए था, तो हमने एक तैयारी की थी। तो एक तो ये गर्म पानी का आप ये पिए। दूसरा, बच्चों को जब अब हम कह रहे हैं कि हाथ धोने की जो प्रोसेस है, हाथ बार बार धोएं, बार बार धोएं, तो उससे क्या हो रहा है, उनको बस सिर्फ ये कहें कि जिस जगह वो काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरे दिन आप जब साबुन के कांटेक्ट में आएंगे तो फिर इम्यूनिटी कम होगी, तो जिस वर्क स्टेशन पे काम कर रहे हैं उसको भी क्लीन रखें, इंस्टेड ऑफ जब भी कमरे से निकले फिर हाथ धोया, क्योंकि ये सब साइकोलॉजी पे भी डिस्टर्बेंस कर रहा है, ठीक है। तीसरी चीज, एक स्वर्ण प्राशन होता है। आपके बच्चे शायद टीन एज है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को स्वर्ण प्राशन जरूर करें। अभी वैसे तो आप पास में कोई वैद्य है उनके पास जाएं, नहीं तो स्वर्ण प्राशन की बॉटल्स मिल जाती हैं, बहुत सारे नाम है, मैं यहाँ पे क्योंकि किसी का प्रमोशन नहीं कर रही तो नहीं ले सकती, आप स्वर्ण प्राशन ढूंढेंगे तो बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराएं। एक मैं बहुत अच्छी बात बताती हूँ कि बच्चों को ना अपने, अभी तो घर में कुछ भी एक गोल्ड पेन है, विच इज वेरी गुड, गोल्ड कुछ भी गोल्ड का, अगर आपके बच्चे खोते नहीं है तो, ठीक है। और गोल्ड को पहनाएं, गोल्ड हमें थोड़ा इम्यूनिटी देता है, क्योंकि
पहले ऐसे सोचते थे ना कि सोना कितना इंपॉर्टेंट है, सब लोग कहते थे गोल्ड का पहनो, गोल्ड का पहनो, तो वो कहीं ना कहीं हमें इम्यूनिटी भी देता है। स्वर्ण की बहुत वैल्यू है हमारे शास्त्र में। इसके बाद बच्चों को, हाँ, नींद का एक मैंने सुना है बड़ा इशू आ रहा है आजकल बच्चे, क्योंकि दिन भर वो कंप्यूटर में रहते हैं, फिर वो बोरियत हो जाते हैं। मैं भी अपने घर में फेस कर रही हूँ। तो बच्चों को कभी कभी आप ब्राह्मी वगैरह दे सकते हैं। जैसे कभी अगर ऐसे एंजाइटी इश्यूज आ रहे हैं तो बच्चों को ब्राह्मी वटी दे सकते हैं। इम्यूनिटी के लिए बच्चों को इस समय मॉर्निंग में वही, जैसे आप ड्राई फ्रूट देते हैं, आपने मैम बोला कि मैं बच्चों को समय पे खिला रही हूँ। बिल्कुल सच है कि आप समय पे आदि कि सुबह शाम 2-2 टाइम। सबसे पहले तो वो जरूरी है, वॉट एवर दे आर ईटिंग इट शुड बी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब प्रॉपर्ली, तो फिर ये अच्छे से काम करेगा। ऐसा हो गया ना कि बच्चे ये खाने को तैयार नहीं है, गिलोय का काढ़ा नहीं पियेंगे, ये सब नहीं पियेंगे। तो अगर गिलोय का काढ़ा नहीं पीते, आप संशमनी वटी ला के बच्चों को खिलाएं, वो उनको इम्यून करेगी। इसके बाद बच्चों में मैंने एक चीज और खास नोट की थी आपको। ये तो वैसे भाई साहब का विषय था, मुझे कहना नहीं चाहिए। एक गेम जरूर खेलें बच्चों के साथ, ये मेरा विषय नहीं है। बाकी जितनी चीजें जो मैंने आपको बताई है, तो जो भी टीनेज है, मैंने जो भी आपको नुस्खे बताए हैं, वो सारे नुस्खे बच्चों में कम मात्रा में आप दे सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली। एक आध मैं भी पूछ लूं बहन जी, कुछ है अगर थोड़ा सा पेशेंट आपका बन के मैं, क्योंकि मेरी समाज की दवाई तो बहुत देर से आराम पहुंचाती है, आपकी जो आयुर्वेद की है वो जल्दी पहुंचा देती है। इसलिए मुझसे सवाल, इसलिए कि मेरा जो है वो दीर्घकालिक है, आपका अल्पकालिक है। असल में मेरी प्रॉब्लम है जी ये है कि केवल रात को सोते वक्त ना किसी वक्त आंख खुल जाएगी और इतनी ईचिंग तालुए में आएगी, इसमें कानों में मुझे दबा के करना पड़ता है। साइनसिस की प्रॉब्लम रही है, लेकिन अब पहले कम हुई है पहले के मुकाबले। तो मेरे बेटे में भी ये, वो बेटा करीब 36-37 साल का है, इंजीनियर है वहाँ BHEL हरिद्वार में, उसकी भी एकदम, वो भी सूसू करता रहता है हर वक्त। तो हमारी भी प्रॉब्लम ये है कि रात को, सुबह को जब उठते हैं तो सवेरे को अजीब सा फिर वो मुर्कस निकलना, फिर वो कई बार, या सिर को लगता है कि जब ढक के हम नहीं सोते पंखे में तो प्रॉब्लम होने लगती है। अच्छा, ये कुछ ठीक है। समस्या ये रेगुलर रहती है ऐसे। हाँ भाई साहब, इसमें यही है ना कि जैसे आपने बोला कि साइनसाइटिस है, तो डेफिनेटली कि यहाँ पे ये पैरानेजल साइनसेस ब्लॉक होंगे, है ना। तो अभी क्योंकि कोरोना काल है, कहीं भी पंचकर्म कराना पॉसिबल नहीं है, और हम इस समय अपने एक विधि है, आप इसे रिलीजियस अपने घर भी फॉलो कर देंगे ना, मेरे पास फिर 50% वाली प्रॉब्लम लेके आएंगे। अच्छा अच्छा। तो मैं आपको छोटी छोटी, एक तो होंगे, दूसरा एक ये आजकल ये चीजें बढ़ रही है, उठते ही वो जो बहुत सारा पानी पिया जाता है, तो वो भी कफ को बढ़ाता है। तो पानी उतना ही पिए जितना जरूरत हो, सुबह उठ के गुनगुना। एक अणु तेल आता है भाई साहब, इसके बाद हम दूसरे तेल पे बात करेंगे। अणु तेल आपने आज कोविड में बहुत ज्यादा, अणु तेल को आप क्या करें, डेली एक टाइम पे 4 बूंद से शुरू करें, 4 बूंद अणु तेल डालें, उसके बाद हल्का सा यहाँ पे इस तरह से चेहरे पे हल्की सी मसाज कर लें और फिर भाप ले लें। अब तो लेता हूँ मैं अक्सर। अगले दिन 4 की जगह 7 बूंद कर लें, फिर 11 बूंद कर लें, फिर 2 दिन और 11 रखें, फिर 13 बूंद कर लें। दोनों तरफ, दोनों तरफ उसको ऐसे डाला, और फिर जो मुंह में आएगा ना आपके, उसको स्पिट कर देना है, थूक देना है, उसको अंदर नहीं ले जाना है। ठीक है। आप अगर इतने ज्यादा ना कर पाए, अगर आपको ये बहुत टफ लग रहा हो कि बूंद, मैं बूंद इसलिए बताती, बिंदु बोल जाता है, वो एक बड़ी ड्रॉप होती है। 11 बूंद आपको ज्यादा लग रहा है, वो ज्यादा नहीं होगा। इस तरह से करें, और बाद में अगर, और मैं आपको स्टीम इनहेलेशन का भी इजी तरीका बताती हूँ। टॉवल को भिगा लें और टॉवल को गर्म पानी में भिगा के हाथ पे चेक करें कि जले ना, उसके बाद मुंह पे उससे भाप लें। आप 7 डेज ये कर लीजिए, 7 करें तो आप बताएंगे कि आपको काफी फर्क है। और बेटे को है तो उससे भी, उसे तो और जल्दी ठीक होगा, क्योंकि अभी अवस्था थोड़ी एज अलग है। तो एक नस्य का आप प्रयोग करें,
जो सच में कि बहुत इफेक्टिव है, बहुत ही इफेक्टिव। ये कैसे, ये क्रिया आपने नस्से वाली बताई है अभी, वो ये अलग है? नस्य की, नस्य नस्य अच्छा, वही क्रिया है नस्से वाली, जिसमें अणु तेल डालना या तौलिया रखना, ये सब चीजें नहीं? हाँ, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। आपने 2 बूंद तेल, उसके बाद हल्का सा मसाज जो है टॉवल रखे, बस उसमें ध्यान दिए रखना है, उसके बाद डायरेक्ट हवा में हमें हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये प्रॉब्लम करती है इसको हवा आप में। प्रतिमर्श नस्य की तरह भी यूज कर सकते हैं, रोज 2 बूंदे। पर क्योंकि अब आयुर्वेद को आपने थोड़ा जल्दी बोल दिया, मुझे बहुत लंबी लंबी यात्राएं करनी है गाड़ी से, गाड़ी एसी चलानी। मैंने कल से एसी चलानी शुरू की है, और मैं गर्मी में बैठा रहता हूँ तो ये मेरा सिर ना बाईं तरफ, कभी बाईं तरफ कभी दाईं तरफ। अब जब से एसी चलानी शुरू करी तब से मैं ठीक महसूस करना, इसका मतलब गर्मी मुझे, सुबह को एक्सरसाइज करता हूँ तो गर्मी मुझे बहुत तकलीफ देती है, और गर्मी सवेरे लग गई तो फिर वो सिर में दर्द लगा। वही, क्योंकि ये वातज प्रतिष्ठाएं है, ये कफज बीमारी नहीं है। कफ का स्थान यहाँ से ऊपर, कफ का स्थान है नीचे, तो कफ के स्थान में वात व्याधि होती है, वात दर्द करता है, कफ स्टिफनेस करता है। टेक्निकली ये वातज व्याधि, वात को जब ठीक करेंगे तो ये ठीक होगा। एक आप ना ये जरूर कीजिए प्राणायाम, ये अच्छा, जी जी, हाँ, ये करें आप, और फिर आप मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोबाइल नंबर मुझे बोल। मैं कर देती हूँ, 98 जी, 18 9818 30 63 63 83। 83। अगर आप भी डॉक्टर सुनेत्री आयुर्वेदा टाइप करेंगे तो फिर वो पूरा वेबसाइट नहीं पर नहीं, सब आ आप तो जाएगा, तो राष्ट्रीय स्तर की आयुर्वेदा चाह रहे हैं, ढूंढ लूंगा कहीं ना कहीं, चिंता मत करिए आप। सोशल मीडिया ठीक चलता हूँ मैं। भाई साहब धन्यवाद बस आपका। अपने जी जी, मैंने कहीं का समय ले लिया, कहीं का समय, इसलिए गुस्ताखी माफ करेंगे मेरी। नहीं नहीं, कोई नहीं। आ, अब मैं लवकुश चौहान जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना क्वेश्चन पूछें। वो काफी देर से वेट भी कर रहे हैं, क्योंकि समय का विलंब होने के कारण उन्हें कहीं जाना भी था। तो डॉक्टर साहब से वो अपना क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। लवकुश चौहान, आप हैं यहाँ हाँ जी। स्क्रीन पे? हाँ जी, तो डॉक्टर विशेष जी से मेरा जी, सवाल जी। है। मेरे एक्चुअली हाँ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सर मेरा आपसे 2 सवाल हैं। एक सवाल है, पहला, मेरा 1.5 साल का बच्चा है, और क्योंकि कोरोना चल रहा है और करीब उसकी पूरी उम्र घर के अंदर ही निकल गई है, तो हम लोगों को उसको ज्यादा बाहर ले जाने का मौका मिला नहीं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कि जब वो खाना खाता है तो उसको एक तो टीवी देखना कंपलसरी है। जब भी वो खाना खाएगा तो उसको टीवी देखेगा तो ही वो खाता है। अगर टीवी बंद करोगे तो वो रोना शुरू कर देगा, वो नहीं खाएगा। तो एक तो उसका ये चीज़ है जिसके लिए हम लोग काफ़ी उसको, जी मतलब जी जी, हम लोग उसको डाँट भी नहीं सकते, इतना छोटा है, और हम लोग नहीं, उसको ठीक है। टीवी भी बंद नहीं कर सकते। तो जी ये जी, एक चीज़ है। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जैसे इस तरह के जो मुझे लग रहा है कि शायद उसको कुछ, क्योंकि बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, जी बच्चे जी। पूरा टाइम घर के अंदर ही हैं, छोटा भी है। तो इस तरह के और कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने बच्चों में ऑब्जर्व करनी चाहिए, जो इस तरह की, क्योंकि घर के अंदर ये बच्चा बाहर नहीं जा रहा है, उसकी वजह से बच्चों के अंदर वो पैदा हो सकती हैं? जी 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 जी, तो पहली बात तो ये है कि बच्चे को टीवी देखना वो जन्म से लेकर नहीं आया है। माँ के पेट से जब पैदा हुआ था तो उसने तुरंत टीवी देखना नहीं शुरू किया। एक्सटर्नल बिहेवियर है, और कहीं ना कहीं उसके साथ उसका कोऑर्डिनेशन बन गया है। उसको बंद करना पड़ेगा बिल्कुल, उसके साथ फेस टू फेस कांटेक्ट दिखाना पड़ेगा। उस तरीके की चीजें उसको प्यार करना है, उसको खिलौने हैं उसको कुछ। 1-1.5 साल का बच्चा सेंसिटिव हो जाता है, देखने लगता है। बच्चों की मेमोरी ऐसा नहीं कि बहुत परमानेंट मेमोरी होती है, लेकिन चूंकि टीवी आप घर में खाली है, आपको भी देखना है, इसलिए उसका साथ एसोसिएशन बन गया है। ये ना, बच्चों को आप सीटी मारिए, बच्चों को चमकदार चीज दिखाइए, उसको वो नहीं जानता कि है क्या, लेकिन उसको जो चमक दिखाई देती है, उसमें कुछ ऐसी चीज दिखाई देती है जिसके साथ वो उसने साहचर्य विकसित कर लिया है। तो बंद कर दीजिए। अपना देखना है तो उसको सोने के बाद देखिए। उसके बिहेवियर को ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी बिहेवियर है ये लर्न बिहेवियर है, ये मैन मेड बिहेवियर है। ये बिहेवियर बाय बर्थ नहीं है, ये तो स्वीकार करते हैं आप नहीं।
जी हाँ, बिल्कुल, स्वीकार बिल्कुल कर सही कहा आपने। इसलिए हाँ जी। इसलिए आपको भी समझौता करना पड़ेगा। लेकिन बहुत से कार्यक्रम हम देखते हैं सीरियल कंटिन्यू डिसकंटिन्यू ना हो जाए, माताएँ तो सीरियल को देख के रोती हैं। डॉक्टर साहब इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि हम लोगों को घर में टीवी देखने का कोई वो समय नहीं है बंद और हम ना लोगों का हम उसमें बंद हैं ना तो घरों में, लेकिन घरों में लेकिन बंद हैं लेकिन इसलिए। हाँ, हाँ, नहीं हम लोगों ने तो टाटा स्काई कनेक्शन भी रिचार्ज नहीं जी, कराया जी। 1 साल से, तो क्योंकि हम लोगों को हाँ, टाइम ही नहीं मिलता। तो अभी क्या है उसको 1-2 हमने बीच में पोएम ऐसे दिखाया कि जैसे बच्चों के जो टीवी पोएम टीवी होते हैं टीवी यूट्यूब में। पे, वो हाँ, टीवी में, तो बच्चों के जो यूट्यूब पे जो पोएम्स आते हैं वो टीवी में देखता रहता है, तो वो उन्हीं को देखता है। अगर हम कुछ और चेंज करके अगर सीरियल लगाते हैं तो उसको नेचुरली कोई उसके इंटरेस्ट साथ नहीं है। वो बच्चों जी, के जी। पोएम्स अब उसके हाँ, कारण ये है कि तो उसके वो देखिए उसके तंतु इतने सॉफ्ट हैं कि उसने उसके साथ एसोसिएशन डेवलप कर ली और उसको ये हैबिट बन गई कि ये चीज देखने से उसको सुख मिलता है ना? उसको उसको बेसिकली प्लेजर मिलता है उसकी पर्सनैलिटी को। तो उसके प्लेजर को रिप्लेस करना पड़ेगा। आप जानते हैं उसको माइनस भी कर देंगे उसकी ज़िंदगी से तो हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन कई बार छोटे परिवार होने के नाते अब उसने उसमें उसमें उसने मोबाइल दिया, मोबाइल में तमाम प्रकार की कोई दिया वो कहता रहता मेरे पास कई सारी समस्याएँ आती हैं कि साहब ये बिना मोबाइल के ये सोता नहीं है, जब तक मोबाइल ना दिखाओ। मैंने कहा आपने क्या किया? तो कोई नहीं मतलब जो काम करती थी इसके सामने मोबाइल डाल देती थी बस ऐसे करके। तो आपने चीज़ों को रिप्लेस कर दिया ना उस चीज़ों को, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आपको इसको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसलिए जो बिहेवियर है बच्चों के, वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, ये आप समझ लो परमानेंट से इंटरैक्ट आपके
हाई स्कूल के बाद, इंटर के बाद जो भी चीज, लेकिन भाइयों को बताया कि इसलिए कई बार कहते हैं कि बच्चे का मन क्या चाहता है, पढ़ने को क्या चाहता है। अब खेलने को उसका मन कर रहा है, आपको होमवर्क करवाना, आपको आप मार रहे हो बराबर तो 2 2 5 कह गए। कई बार टीवी में चला नहीं था, 2 2 कितने थे, 5, सिर पटक दिया उसने, सिर पटक रहे आप 5 5। अब साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि आप जब ये बच्चा बाहर जाना चाहता है तो बहन जी अपने स्वभाव को पढ़ें, अपने एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरी ये है कि आपका जो मन कहता है, पहले मन वाली बात थोड़ी देर साथ में तालमेल बैठाएं, नहीं तो ये गुस्सा इतना बढ़ेगा कि इस गुस्से का जब संस्थापन होता चला जाएगा तो ये गुस्सा फिर बहुत तरीके के मानसिक विकारों को पैदा करेगा। कई बार कूल होगा तभी तो कूल रहोगे, जब जी अंदर जी पूरी आग पहुंच रही है तो शीतलता कहाँ से ढूंढोगे सुनेत्री जी? क्यों? तो पहले तो हमें पहले शीतलता अपने अंदर प्रवेश करानी पड़ेगी, तब बाहर की दुनिया शीतल ना। मन के काम करना, रात को जैसे मैं कारवां अपने पास रखता हूँ, तो 5000 गाने में से बताता हूँ आपको। रात को थक जाता जब मैं टाइप करता हूँ लेखों को, अब मैं आके लेट जाता हूँ और गाने सुनता हूँ तो रिफ्रेश हो जाता हूँ, तो फिर बंद करता हूँ, फिर लिखना बंद करता हूँ। तो मैं ठीक भाव, सुनीति जी भी मेरी बात पर मतलब इस पर इत्तेफाक रखेंगी कि हम जब बिहेवियर के विरोध में जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी तार्किक क्षमता का, जो हमें नकारात्मक व्यक्तित्व के निर्माण करने का स्पष्ट परिणाम। ठीक है बहन जी, धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमती प्रमिला सिसोदिया जी से कोरोना काल में उनका अनुभव साझा करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगी। श्रीमती प्रमिला सिसोदिया जी, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपना अनुभव शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई प्रश्न है डॉक्टर साहब से तो आप वो भी पूछिए, डॉक्टर सुनीत्री से या डॉक्टर विशेष कुमार से। प्रियंका जी हैं? प्रमिला सिसोदिया जी। अच्छा जी जी, हाँ बहन जी, अरे इनको तो बड़ा लंबा अनुभव है बहन जी। ये कर लीजिए, अनम्यूट कर लिए बहन जी पहले, बस ठीक है, आ गई। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्ते बहन जी, नमस्कार। और डॉक्टर सुनीत्री जी को भी नमस्कार, और मोनिका का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अभी इन्होंने कहा कि कोरोना काल में अपने अनुभव, तो देखिए मेरी एज 60 इयर्स होने जा रही है, और मैं चेतराम शर्मा कन्या इंटर, जो चीजें हम शुरू से नहीं सीख पाए, ये कुछ चीजें हैं जो पॉजिटिव हमने लिए हैं, कि जो चीजें मेरी आवाज आ रही है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं। फोन हमारे हाथ में बहुत टाइम से रहता है, लेकिन फोन में हम कॉल सुनना, किसी को कॉल करना, इतनी चीजों तो मेरे जैसी एज के लिए ये है कि हमने बहुत सारी चीजें पॉजिटिव में ली हैं। हमारे यहाँ कंप्यूटर टीचर हैं संदीप कुमार, उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें सिखा दी, ऑनलाइन क्लास लेनी सिखा दी। अभी मैंने जो मीटिंग अटेंड करी है, वो मीटिंग हमसे कभी अटेंड करनी नहीं आती, लिंक भेज रहे हैं, ये करें, अब हम मीटिंग अटेंड करा भी लेते हैं और मीटिंग अटेंड कर भी लेते हैं। सबसे बड़ी बात हमारे सामने जो आई, हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उसमें थोड़ा लेबर टाइप के बच्चे ज्यादा हैं, लोकल बच्चे, जिनके घर में फोनों की कमी होती है। जब ऑनलाइन क्लास की बात आई तो ऑनलाइन क्लास में हमने बच्चों से रिक्वेस्ट किया कि भाई सब ऑनलाइन जुड़े, जूम पे जुड़े, गूगल मीट पे जुड़े। तो बच्चों की समस्याएं हमारे सामने बहुत ज्यादा, सुन रहे हैं आप सब लोग? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बच्चों की समस्या आई कि मैम हमारे घर में केवल एक फोन है, वो फोन पापा या भैया ऑफिस ले जाते हैं या काम पे ले जाते हैं। दूसरी, कई बच्चों ने कहा कि मैम फोन तो हमारे घर रहता है, लेकिन हम पढ़ने वाले 2-3 हैं। तो हम सभी टीचर्स की मीटिंग हुई
और उस मीटिंग में निकाला कि भाई जो इन बच्चों के पास एक ही फोन है, पढ़ने वाले 3-4 हैं, आखिर उनको पढ़ाया कैसे जाए ऑनलाइन? सभी तो एक साथ नहीं जुड़ सकते बच्चे, सभी की क्लासें चलेंगी, तो इसमें समझौता कौन करेगा? समझौता करा हमने जो बच्चों को टॉपिक पढ़ाया जाना है, वो टॉपिक बच्चों को नोट किए और नोट करके बच्चों को व्हाट्सएप किए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए सब सब्जेक्ट के। उसके बाद उसी टॉपिक पे हमने वीडियो बनाई। ये हमारे लिए भी प्लस पॉइंट है कि देखो हमको व्हाट्सएप करना भी आ गया और हमको वीडियो बनानी भी आ गई। हमने वीडियो बनाई और वो बच्चों को डाली। वही टॉपिक बच्चों के पास नोट्स बुक में नोट है और फिर वही टॉपिक हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक फोन है बच्चे को घर में, 3 लोग पढ़ने वाले हैं वो, तो जिसके हाथ जिस टाइम आ जाएगा बच्चे को पूरा मैटर उसमें मिलता है। उसके बाद हम ये भी डाल देते हैं कि भाई किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है, मान लो नोट्स करने से भी नहीं आया, वीडियो से भी नहीं आया और फिर भी आपको पूछना है, तो हम ऑनलाइन उनको
मैंने कभी वेट नहीं किया कि कोई आएगा, मेरे हस्बैंड आएंगे तब हम रोटी खाएंगे। हम खा लेते हैं, पेट भरते हैं, खुश होकर फिर खिलाते हैं कि अभी हमारा सेटिस्फैक्ट्री है। तो मेन बात ये है, यू नीड अ सेटिस्फैक्शन। आपकी स्लीप की वो जो बात है, वो बात और ये बात मिलती जुलती है। बिकॉज हम स्लीप में सेटिस्फाई नहीं है, हम सोने में सेटिस्फाई नहीं है, हम खाने में सेटिस्फाई नहीं है, हम मतलब। तो सबसे पहले मैम कहते हैं ना, जीने की खाने के लिए जीना, ये भी एक बड़ी मजेदार बात है। तो थोड़ा सा सब आप देखें कि क्या सच में ये चीजें मेरा ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा रही हैं। थोड़ा 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 सब खाएं। हाँ, जो अगर आपका डायबिटिक लेवल इतना है कि HbA1c 8 पे जा रहा है, तो इस समय मैं नहीं खाऊंगी, फिर भी मैं खाऊंगी, हफ्ते में एक बार मीठा जरूर खाएं, क्योंकि यहाँ शांति होगी तो अंदर जरूर शांति आएगी। व्हाइट शुगर जरूर मैं कहूंगी, जिसमें भी सफेद चीनी पड़ी है वो ना खाएं। आपका मन है किसी दिन हलवा खाएं, बस उसमें क्या करें, थोड़ा सा औषधि चीज बढ़ा लें। हलवा वैसे की जगह बेसन का खाएं, ठीक है। कोशिश इस तरह से करें। बाकी आप मुझे फिर मतलब और टाइम पे, जैसे मखाना अपनी डाइट में बहुत बढ़ाएं। दोपहर का खाना आप 12 बजे खा लें, 12 के बाद खाना ना खाएं। 2 बजे फल खाएं, 4 बजे चाय पिए, 6:30 7 बजे डिनर कर लें, कितना बढ़िया चीज है। फिर दूध के लिए भी 3 घंटे हैं, मस्ती के लिए भी 3 घंटे, और आपको फोन देखने के लिए रात में जगना भी नहीं पड़ेगा, फोन के लिए भी 1 घंटा है आपके पास इस रिजीम में। चलो, धन्यवाद। भी हो जाएंगी, स्लीप भी। हाँ, धन्यवाद सुनेत्री जी, आपने इतने अच्छे से सब कुछ बताया। अभी हमारे साथ प्रियंका जायसवाल जी जुड़ी हुई हैं, जो कि 2 मिनट में अपनी बात खत्म करेंगी। वो बताएंगी कि नमस्कार सभी को। पहले तो मेरा बहुत बहुत मोनिका 2 मिनट देने के लिए धन्यवाद। मैं थोड़ा टाइम आप लोग से बड़ी तो नहीं हूँ, बहुत छोटी हूँ उम्र में, आप लोग का एक्सपीरियंस मेरे से बहुत ज्यादा है, पर मैं एक हेल्थ एंड फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ और 11 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में। मैं सुनेत्री जी से बहुत ज्यादा वो रखती हूँ कि हमें अपने खाने पे बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारा किचन ही एक औषधि का पूरा, हम कहते हैं ना, इंडियन किचन इज द बेस्ट किचन। सबसे अच्छा किचन जो है पूरी दुनिया का, वो एक भारतीय का किचन होता है। तो हेल्थ के माध्यम से भी मैं सबको यही कहती हूँ कि कभी खाना नहीं छोड़िए। ये जो कीटो डाइट फॉलो करते हैं, डिटॉक्स वाटर, ये है वो है, ये सब एक माइंड को बहलाने वाली चीजें हैं, इनमें इतना मत पड़िए, क्योंकि आपका जो भारतीय खाना है वो सबसे अच्छा खाना है। सिर्फ अगर आप ये कहें कि आप मांस, मछली, प्रोटीन इन सब पे जीवित रह सकते हैं, तो ये मुश्किल है। आपको सिर्फ एक काम पूरी जिंदगी में सिर्फ एक काम करना है कि कम से कम हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो मध्यम वर्ग इंसान है, चाहे वो कोई बूढ़ा व्यक्ति है, अपने आप को 40 मिनट जरूर दीजिए और अपना खाना बहुत अच्छा करिए। आप बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे, आप दिन भर में खुश रहेंगे। और जैसे कि डॉक्टर विशेष गुप्ता ने कहा, आपको खुश रहना बहुत जरूरी है, आपके बच्चों के लिए, अपने लिए। मेरा ये मानना है, एक औरत इज द नेक ऑफ द सोसाइटी। जहां आपकी गर्दन घूमेगी, वहां आपका पूरा घर घूमेगा। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपका पूरा घर अच्छा करेगा। ऑब्वियसली आप अच्छा जाएंगे, आप किचन में अच्छा बनाएंगे, आपका घर अच्छा खा रहा है। आप सुबह उठ के व्यायाम करेंगे, आप देखेंगे आपका बच्चा उठ के उछल कूद कर रहा है, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लोग मुझसे कहते हैं, प्रियंका तुमने ये बंद कर दिया स्टूडियो, अब हम कैसे आए? ऐसा नहीं है, आपके पास घर में बहुत कुछ है। पहले हमारे भारतीय में कोई वर्कआउट नाम की चीज नहीं होती थी। हमारे भारत में लोगों का स्वास्थ्य किस तरह हम अपना रखते थे, लोग, औरतें बहुत काम करती थी और वो मेरे ख्याल से आदमियों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लोग पैदल चलते थे। अगर एक बूढ़ा इंसान भी है तो वो अपने आप को किस तरह स्वस्थ रख सकता है? वो कहीं, अब बाहर हमारा आना जाना बंद हो चुका है, हमारा खाना पीना थोड़ा सीमित हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ बंद कर देना है। जैसे डॉक्टर सुनेत्री जी ने कहा, कुछ खाना मत छोड़िए, कुछ खाना मत छोड़िए, हर एक को आदत बनाइए। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक हफ्ते में एक कोई गलत चीज खा लेते हैं तो उससे आपका नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। और घी खाना मत छोड़िए।
दिन के 2 चम्मच घी जरूर खाइए। और अपने बच्चों को हम लोगों ने आजकल बहुत चीजें रोक टोक कर दी है, बेटा तू ये मत खा, बेटा तू वो मत खा, लेकिन आप देखेंगे कि आपका बच्चा चुपके से चिप्स खा रहा है, आप देखेंगे टीवी देखते हुए कुछ ना कुछ खा रहा है, लेकिन आपने देखा क्या उसने फल उठाया? उसने फल नहीं उठाया, लेकिन उसने चिप्स उठाया। क्यों? क्योंकि वो आपको ऐसा करते देखता है। आप अगर फल खाएंगे, आपका बच्चा फल ही खाएगा। आप सुबह उठ के एक नियम जरूर बनाइए, आप गर्म पानी पीते हैं, गर्म पानी पी के फ्रेश होते हैं, उससे पहले एक फल जरूर खाइए। केला अगर आपको सूट करता है तो उससे अच्छा फल कोई नहीं है, केले से मोटे नहीं होते हैं। भगवान ने जो हमारे नेचर में रखा है वो सबसे अच्छी चीज है, उसको जरूर खाइए, आपसे कोई भी हानि नहीं होगी। आप अपने दिन की शुरुआत एक केले से करिए, उसके बाद आप अपना व्यायाम करिए और अच्छा भोजन, अच्छा ब्रेकफास्ट लीजिए। ब्रेकफास्ट एक दिन बहुत बड़ा मील होता है आपको पूरे दिनचर्या में चलाने के लिए। आप देखेंगे कि आप पे कितना फर्क पड़ेगा। आप जरूरी नहीं है मैं कहती हूँ कि आप ये करिए, एरोबिक्स करिए या कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करिए, लेकिन जो भी आपको अच्छा लगता है वो करिए। मेरी मदर खुद 60 साल की होने को आ रही हैं, उनका बाहर आना बंद हो गया है तो वो वॉक नहीं कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने घर पे वॉक करना नहीं छोड़ा। उनको जितनी जगह मिलती थी वो उसमें फास्ट जो 4 राउंड में कंप्लीट करती थी वो यहाँ 100 राउंड लेती थी, वो 1 घंटा अपना पूरा करती थी। अगर हम अपने आप को चलता रखेंगे तो हम बहुत देर तक चलते रहेंगे। और इतिका जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, मोनिका 2 मिनट और लूंगी मैं, कि बच्चों की इम्यूनिटी कैसी बढ़ाई जाए। खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, जो सुनित्रि मैम बहुत एक्सपीरियंस है उससे भी बढ़ती है, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को ये सिर्फ बिठा के करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। आप अपने बच्चों को थोड़ा चलाइए। हमारे बच्चे बाहर जो गेम्स खेलते थे, जैसे विशेष जी ने कहा था, गुप्ता जी सर ने कहा था कि उनको थोड़ा सा आप इंडल्ज करिए, आप भी उनके साथ खेलिए, देखिए आप भी अच्छा महसूस करेंगे। प्रॉब्लम ये है हमने अपने बच्चों को मोबाइल में सीमित कर लिया है। अगर उनको डांस अच्छा लगता है तो आप उनके साथ डांस करिए, आपका भी वर्कआउट हो जाएगा और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। अगर उनको खेलना अच्छा लगता है, आप थोड़ा सा खेल के देखिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। बच्चे को अच्छा लगेगा कि अरे मेरे पापा ने आज मेरे साथ 5 मिनट खेला, मेरी मम्मी ने आज मेरे साथ भागम भाग किया। मैं जानती हूँ हमारे औरतों का काम बहुत बढ़ गया है इस लॉकडाउन में, लेकिन हम 10-15 मिनट हम अपने बच्चे को देंगे और वो 15 से 20, 20 से 25 कब होगा ये आप खुद नहीं जान पाएंगे। आप एक बार ये करके जरूर देखिएगा, ये मेरा सजेशन है। आई होप आपको मेरी बातें थोड़ी सी अच्छी लगी हो, क्योंकि मैं इतने एक्सपीरियंस लोगों के सामने बहुत छोटी हूँ, मात्र 11 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, लेकिन जस्ट अपने थॉट्स आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना में मैंने बहुत देखा है। मैंने अपने बच्चा मेरा सिर्फ 10 साल का है, जब वो 1 साल का था तब से मैं ये काम कर रही हूँ, तो मैंने ये देखा है कि मैं अगर अपने बच्चे के साथ नहीं बैठी हूँ तो वो थोड़ा सा हेल्दी हो गया था, लेकिन इन दिनों में मैंने उसको भगाया। अगर किस तरह, बेटा जा मुझे पानी ला दे, जा भाग के ला पानी लेके आ। अगर वो डांस कर रहा है तो मैं उसके साथ थोड़ा डांस कर लेती हूँ। अगर वो गेम खेलने के मूड में है तो मैं उसके पापा को जबरदस्ती करती हूँ, चलो चलो उसके साथ क्रिकेट खेलो, चलो चलो उसके साथ कैच खेलो, तो वो उस चीज को एंजॉय करता है। आपका टाइम स्पेंड करना आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ शरीर को बांध के मत रखिएगा। मेरा आप सभी से एक अनुरोध है, चाहे कुछ भी करिए लेकिन करिए। धन्यवाद। थैंक यू प्रियंका। अब मैं कार्यक्रम की अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कौशिक से अनुरोध करूंगी कि वो सबको धन्यवाद दें और लास्ट में शांति मंत्र से समापन करें, क्योंकि समय का अभाव है, काफी हम टेक्निकल इशू के कारण काफी लेट हो चुके थे ऑलरेडी। तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट डॉक्टर सुनित्रि सिंह के साथ हम नेक्स्ट सेशन रखें, जो कि हमारा काफी वाइड रहेगा। लेकिन अभी के लिए मैं चाहूंगी कि कुसुम कौशिक अपना सबको धन्यवाद दें, अध्यक्षता करें इस कार्यक्रम की और शांति मंत्र से कार्यक्रम को समाप्त करें। मोनिका,
मैं आज के प्रोग्राम में उपस्थित सभी माननीय गणों का सम्मान करना चाहती हूँ और उनका अभिवादन करती हूँ। और मेरी विद्यालय की मेरी शिक्षिका, परम प्रिय शिक्षिका, उनका मैं आशीर्वाद चाहती हूँ। और मैं डॉक्टर विशेष का विशेष रूप से और डॉक्टर सुनेत्री का विशेष रूप से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने अपनी बहुत ही अतुलनीय जानकारियां हमें इस कार्यक्रम में दी और सभी का मार्गदर्शन किया कि कैसे हम अपनी कोरोना की आने वाली तीसरी लहर से अपने बच्चों का बचाव कर सकते हैं। और डॉक्टर सुनीति ने कैसे हम अपने घर में ही, क्योंकि अभी हमें लॉकडाउन में घर में ही रहना पड़ता है, तो घबराएं ना और किस तरह से हम अपनी किचन से ही औषधियों का प्रयोग करके और थोड़ी सी जो केयर हम कर सकते हैं वो अपने बच्चों की कर सकें। और इसी शुभेच्छा से जो श्रीमती मोनिका चौहान ने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है उसके लिए बहुत बहुत आभार है उनका। वो बहुत बड़े धन्यवाद की पात्र हैं जो इतनी अच्छी उन्होंने जानकारी दी। थैंक यू। और इसी शुभेच्छा के साथ सभी के साथ सबको सबके लिए अच्छा हो आने वाला समय। मैं चाहती हूँ कि थर्ड वेव ना ही आए, तो इसके लिए हम करते हैं शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।